सुपर जीन 2 विकास अध्याय 241। लेकिन जैसे ही वान बुलियू ब्लड प्रिजन किंग स्पिरिट बेस की ओर बढ़ा, उसने अचानक ब्लड प्रिजन किंग स्पिरिट बेस के पीछे पतली हवा से एक विशाल आकृति को प्रकट होते देखा। एक कतरन की तरह मुंह खोलते हुए इसने ब्लड प्रिजन किंग स्पिरिट बेस को एक ही बार में निगल लिया। वान बुलियू हैरान और क्रोधित दोनों था। उसने उस विशाल प्राणी को मौके पर ही उड़ाने के इरादे से मुक्का मारा। ये सिर्फ एक क्रिस्टल आधारित प्राणी था और उसे विश्वास था कि अपनी ताकत से वह इसे तुरंत उड़ा सकता है और इसके पेट से ब्लड प्रिजन किंग को खाली कर सकता है। लेकिन जब उसका मुक्का विशाल प्राणी के शरीर पर लगा तो यह एक गुब्बारे पर वार करने जैसा था, जिससे प्राणी का पेट एक अतिशयोक्तिपूर्ण डिग्री तक धंस गया, जैसे कि यह किसी भी क्षण फटने वाला था। अंत में यह फटा नहीं, इसके बजाय विशाल शरीर बाहर की ओर बढ़ गया, दूर तक उड़ गया और आधार की मिश्र धातु की दीवार से टकराया, जिससे दीवार में एक बड़ा अंतर ढह गया। लिन शेन ने अमर न्यायालय के कदम का उपयोग करते हुए फ्लेम जायंट ड्रैगन के पंजों को चकमा दिया और प्रत्येक कदम से उठने वाली लहरों की गति के साथ उसने ड्रैगन के पेट के नीचे लाल स्थान पर मुक्का मारा, जबकि उसके दूसरे हाथ में एंजल रिवॉल्वर ड्रैगन के पेट के खिलाफ दबाया गया और एक गोली चलाई। बंदूक की आवाज और मुक्का का प्रभाव लगभग एक साथ हुआ, लेकिन बंदूक में कैप्सूल ड्रैगन के पेट से टकराया और फायर नहीं हुआ। लेकिन ये पर्याप्त था क्योंकि लिन शेन द्वारा फायर किए गए पेट कैप्सूल में ड्रैगन स्लेयर जीवेस था। हालांकि फायर नहीं किया गया, लेकिन फ्लेम जायंट ड्रैगन के साथ पेट कैप्सूल की टक्कर जीवेस के इनेट स्किल ड्रैगन स्लेयर को प्रभावी होने और ड्रैगन की ताकत को कमजोर करने के लिए पर्याप्त थी। लिन शेन के मुक्के ने विशाल ओवरलैपिंग तरंगों के बल के साथ ड्रैगन के पेट के नीचे एक पॉइंट पर जोरदार प्रहार किया। एक मुक्का के बल से उसने ड्रैगन की कमजोरी को चीर दिया, उसकी मुट्ठी उसमें घुस गई और असेंशन लिक्विड बाहर निकल आया, जिससे लिन शेन भीग गया। दर्शकों की चकित आंखों के सामने फ्लेम जायंट ड्रैगन, जो अपने जीवन आधार को उगलने वाला था, हवा में उछला, फिर बिना किसी और हरकत के जमीन पर गिर गया। उसके पंजे अब हिल भी नहीं रहे थे। वान फैक्सियोंग और अन्य लोग चौंक गए। लिन शेन ने एक ही मुक्का मारकर फ्लेम जायंट ड्रैगन को मार डाला था, जिससे उन्हें और भी संदेह हुआ कि लिन शेन में अभी भी वह भयानक ताकत है, जिससे उनके दिलों में संदेह और व्यामोह बढ़ गया। वे नहीं जानते थे कि फ्लेम जायंट ड्रैगन वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि लिन शेन ने उसके एक पॉइंट पर वार किया था और अब वह हिलने में असमर्थ था। वे नहीं जानते थे कि दुनिया में एक पॉइंट सीलिंग जैसी कोई कला भी है, इसलिए फ्लेम जायंट ड्रैगन को गतिहीन देखकर उन्होंने मान लिया कि वह मर चुका है। लिन शेन ने एक और कदम बढ़ाया, उसकी भयानक गति उसे वान बुलियू की ओर ले जा रही थी। उसका शरीर विशाल तरंगों की परत दर परत आगे की ओर धकेला जा रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसे रोका नहीं जा सकता। वान बुलियू के मन में भी यही विचार था, लेकिन वह जानता था कि वह बिल्कुल पीछे नहीं हट सकता। अगर वह इस बार पीछे हटता तो दूसरे आरोही का मनोबल पूरी तरह से टूट जाता और वे फिर कभी लिन शेन को मारने में उसकी मदद नहीं कर पाते। वान बुलियू ने अपने दांत पीस लिए और अपनी जगह पर खड़ा रहा, क्योंकि उसकी आभा फूट पड़ी। उसकी मुट्ठी लिन शेन की ओर उल्का की तरह टकराने लगी। उसके शरीर पर कवच ड्रैगन के उल्टे तराजू की तरह खड़ा था, जिसके किनारे रोशनी से चमक रहे थे। रिवर्स स्केल किलिंग फिस्ट उसकी जन्मजात क्षमताओं में सबसे विनाशकारी कौशल। लिन शेन का भी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। अमर कोर्ट सटेप की गति के साथ उसकी गति बढ़ गई और विशाल समुद्री लहरों की ताकत को बुलाते हुए उसने वान बुलियू की रिवर्स स्केल किलिंग फिस्ट का सामना किया। धमाका! एक परमाणु बम के विस्फोट की तरह शॉकवेव एक रिंग में फैल गई, जबकि विस्फोट के बाद धूल एक मशरूम बादल की तरह आसमान की ओर उठी। वान बुलियू का एस्केंडर शरीर लिन शेन की विशाल शक्ति का सामना नहीं कर सका और बार बार पीछे की ओर धंस गया। उसके पैरों ने जमीन में दो गहरे खांचे बना दिए। मजबूत, वास्तव में बहुत मजबूत। टू शियाओदाओ की आंखें चमक उठीं। उसने महसूस किया कि यह मुक्का लिन शेन की अपनी ताकत थी, और यह तथ्य कि एक ही मुक्का एक एस्केंडर को पीछे हटा सकता है, पहले से ही काफी आश्चर्यजनक था, भले ही यह एकत्रित गति के साथ किया गया हो। आखिरकार वान शुलियू को नष्ट करने वाला मुक्का बाहरी शक्ति थी। टू शियाओदाओ की नज़र में यह ज्यादा कुछ नहीं दर्शाता था। वान बुलियू को पीछे धकेल दिया गया, उसे सिर्फ हल्की चोट लगी। उसने अपने मुंह तक पहुंचे खून को जबरदस्ती निगल लिया। उसकी आंखों में खुशी के भाव थे। लिन शेन के पीछे से एक तलवार की छाया ने हमला किया। अपनी पूरी ताकत से प्रहार करने के कारण वह टक्कर से होने वाले बल को पूरी तरह से नहीं हिला पाया था, जिससे उसके शरीर पर उसका नियंत्रण थोड़ा कम हो गया था। जब तक उसने देखा कि उसकी तलवार की कलाकृति, जो आमतौर पर सूरज की तरह चमकती थी, किसी तरह अपनी सारी रोशनी खो चुकी थी और भूतिया छाया की तरह हमला कर रही थी, तब तक कुछ देर हो चुकी थी। वह केवल महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चकमा देने में कामयाब हो सकता था। तलवार की कलाकृति उसकी कमर से होकर गुजरी, बाईं ओर के कवच को छेदते हुए और नीचे की घायल मांसपेशियों को प्रकट करते हुए। तुरंत खून बहने लगा। देखो, उसकी ताकत बस इतनी ही है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि वह फर्स्ट टन एस्केंडर के बराबर है। अगर तुम उसे अभी नहीं मारोगे तो तुम कब तक इंतजार करोगे?
वान गुलियू ने वान फैक्सियोंग और दूसरे एस्केंडर पर दहाड़ते हुए कहा। तो चलो लड़ाई करते हैं, लिन शेन ने दृढ़ता से कहा, आगे बढ़ते हुए और वान गुलियू की ओर लापरवाही से हमला करते हुए, वान फैक्सियोंग और दूसरे लोगों की परवाह किए बिना। उसकी टूटी हुई कवच और कमर पर घाव भी नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गया। लिन शेन के घूंसे आदिम विशाल मुट्ठियों की तरह उछल रहे थे, एक के बाद एक घूंसे, लगातार घूंसे और चाबुक जैसी पैर की तकनीकें भयानक ताकत की लहरें छोड़ रही थीं। वह वास्तव में एस्केंशन लेवल वान गुलियू को दबाने में कामयाब रहा, जिससे उसे कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या तुमने नहीं देखा? तुम अभी भी किस बात का इंतजार कर रहे हो? उसे एक साथ मार डालो, बस एक पल लगेगा। जैसे ही वान गुलियू लिन शेन के साथ उग्र रूप से लड़ रहा था, वह आसमान की ओर दहाड़ रहा था। फिर भी वान फैक्सियोंग और अन्य अभी भी हिचकिचा रहे थे। लिन शेन की लापरवाही ने उनकी पीठ के सभी छेदों को उनके सामने खोल दिया था। ऐसा लग रहा था कि अगर वे अपने जीवन आधार का उपयोग करते हैं तो उन्हें सीधे उस पर हमला करने का मौका मिल सकता है। लेकिन ये ठीक इसी वजह से था कि वे और भी ज्यादा हिचकिचा रहे थे। एक ढेर सारा कचरा, चाहे आप कितनी भी बार पुकारें, वे नीचे नहीं आएंगे, लिन शेन ने तिरस्कारपूर्वक कहा जबकि उसका अथक हमला जारी रहा। लिन शेन के अपमान ने वान फैक्सियोंग जैसे आरोही को और भी ज्यादा सतर्क कर दिया। गुलियू, वह हमें कार्रवाई करने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। निश्चित रूप से कोई योजना है। हमें उसकी इच्छाओं के आगे नहीं झुकना चाहिए, जल्दी से पीछे हट जाना बेहतर है, आरोही में से एक ने सुझाव दिया। फफ्त, वान गुलियू खुद को रोक नहीं सका, गुस्से में मुंह से खून की एक बूंद उगल दी। उसे पहले से ही लड़ाई बेहद कठिन लग रही थी। उसकी रिवर्स स्केल किलिंग फिस्ट में बहुत ज्यादा विनाशकारी शक्ति थी, जो लिन शेन के कवच को चीर रही थी और हर बार गहरे निशान छोड़ रही थी। लेकिन लिन शेन का कवच बहुत जल्दी ठीक हो गया, गहरे घाव लगभग तुरंत ठीक हो गए। जिस चीज ने वान गुलियू को और भी असहज कर दिया, वह ये थी कि लिन शेन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी, उसकी गति बढ़ती जा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी लय बेहद अजीब थी, हर बार वान गुलियू को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले पलों में बाधित करने के लिए समयबद्ध था। लाइफ बेस स्वॉर्ड उनके चारों ओर उड़ी, लेकिन लिन शेन पर हमला करने का शायद ही कभी मौका मिला, जो उसकी अपनी ढाल बन गया था। पैर से वह खुद को मुक्त नहीं कर सका। लिन शेन की मुक्का मारने और पैर मारने की तकनीक भी अजीब थी। मुंके तेज और भयंकर थे, सरल, लेकिन उनके निष्पादन में अप्रत्याशित थे। पैर की तकनीकें और भी विचित्र थीं, प्रत्येक किक गैर मानक थी, अक्सर स्टील के चाबुक की तरह अप्रत्याशित कोनों से बाहर निकलती थी, अजीब और कपटी। लिन शेन के लगातार हमलों के कारण वान गुलियू की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। फिर भी वान फैक्सियोंग और दूसरे लोग अभी भी हिचकिचा रहे थे। चुपके से देख रहे दर्शकों ने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया था कि परिणाम तय हो चुका है। वान गुलियू के मर जाने के बाद वान परिवार के 10 में से 9 आरोही संभवतः पीछे हट जाएंगे। इस समय वान गुलियू ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, यदि लिन भाई बहन नहीं मरते हैं तो आप सभी मर जाएंगे। इस अचानक कथन ने सभी को हैरान कर दिया कि इसका क्या मतलब है। जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी और उसकी अपनी सुरक्षा पहले ही खतरे में थी, तो धमकी देने का क्या फायदा था। लेकिन अगले ही सेकंड में वान गुलियू ने जबरन पीछे हटना शुरू कर दिया। हालांकि वह लिन शेन के लगातार हमले से मुक्त नहीं हो सका, लेकिन उसके लिए अपना हाथ ऊपर उठाना और घड़ी के आकार का टेलीपोर्टर निकालना और सीधे टेलीपोर्टेशन स्विच दबाना ही काफी था। लिन शेन ने पहले ही कुछ अनुमान लगा लिया था जब उसने वह वाक्य चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से वान गुलियू पर झपट्टा मारा, लेकिन तब भी बहुत देर हो चुकी थी। उसके हमले से हवा के अलावा कुछ नहीं मिला, क्योंकि वान गुलियू की आकृति हवा में गायब हो गई, संभवतः टेलीपोर्ट हो गई थी। इस पर वान फैक्सियोंग और अन्य आरोही के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। वान परिवार के पास हंजी स्टार के लिए एक टेलीपोर्टर था और उन्होंने हमेशा सोचा था कि यह परिवार के मुखिया पर है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह वान गुलियू के पास होगा। लानत है, वान फैक्सियोंग ने अपनी सांस के नीचे शाप दिया। आज की घटनाओं को निश्चित रूप से वान गुलियू ने रिकॉर्ड किया था। अब जब वह हंजी स्टार पर वान परिवार के पास वापस टेलीपोर्ट हो गया था और वीडियो सौंप देगा, तो उनके भाग्य का अनुमान लगाना आसान था। वान फैक्सियोंग ने इस संभावना पर विचार किया था कि टेलीपोर्टर परिवार के मुखिया के पास नहीं था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वान गुलियू के पास होगा। उसने हमेशा सोचा था कि इसे रखने वाला सबसे संभावित व्यक्ति वान शुलियू होगा, क्योंकि वह वान परिवार द्वारा उनके ग्रह से विकसित किया जा रहा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। अगर ये परिवार के मुखिया के हाथों में होता तो वे बहुत चिंतित नहीं होते, क्योंकि वे अपने ग्रह से वान परिवार की मुख्य शक्ति थे। अगर परिवार के मुखिया ने उन्हें धोखा दिया तो यह उनके ग्रह के वान परिवार को नष्ट करने के बराबर होगा। लेकिन वान गुलियू के हाथों में यह अलग था। उसने अपने ही बड़े भाई को मार डाला था और बार बार उनके द्वारा मदद करने से इनकार करते हुए उसे दूर धकेल दिया गया था। वान गुलियू निश्चित रूप से उन पर कोई दया नहीं दिखाएगा।
ये वैसा ही था जैसा वान गुलियू ने टेलीपोर्ट होने से पहले कहा था, अगर लिन भाई बहन नहीं मरते तो वे सभी मर जाएंगे। ये केवल एक धमकी नहीं थी। अब एकमात्र उपाय लिन भाई बहनों को मारना और वान नियानबेई के स्पिरिट बेस को वापस छीनना था। अन्यथा जब हांजी स्टार पर वान परिवार के लोग आएंगे तो उनका भाग्य मौत से भी बदतर होगा। भाइयों, अगर हम आज इस मामले को नहीं सुलझाते हैं तो शायद हमें मौत से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अब और पीछे मत हटो, अपने जीवन के लिए लड़ो। वान फैक्सियोन ने तुरंत अपना पेट लॉन्चर निकाला और एक और असेंशन पेट को फायर किया, साथ ही अपने लाइफ बेस को भी बुलाया। ये सभी असेंडर चतुर लोग थे, वे वर्तमान स्थिति को कैसे नहीं समझ सकते थे। उन्होंने ये भी देखा था कि यद्यपि लिन शेन दुर्जय था, उसने फिर से उस भयानक शक्ति को नहीं छोड़ा था। यदि वे सेना में शामिल हो जाते हैं तो वे थोड़े समय में लिन शेन को मार सकते हैं। कई असेंडर ने अपने दांत पीस लिए और एक के बाद एक अपने असेंशन पैड्स को लॉन्च किया। पालतू जानवर जमीन पर उतरे। उन असेंशन पैड्स को उतरते हुए अपने लाइफ बेस को छोड़ने के लिए तैयार देखकर लिन शेन ने अंदर ही अंदर परेशानी में आह भरी। वान गुलियू की चाल वास्तव में चालाक थी, जिसने वान फैक्सियोंग और अन्य लोगों को हताश होकर लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब लिन शेन के पास इतने सारे असेंशन पैच से निपटने का कोई तरीका नहीं था। उसके पालतू जानवर बेस म्यूटेशन लेवल के थे, एक पूरी ग्रेड कम, और यह भी नहीं कि वह संख्यात्मक रूप से भी कमजोर था। भले ही जीवीस और डेथ पाउडर फर्स्ट टर्न असेंशन पैच के खिलाफ लड़ सकते थे, लेकिन दूसरे पालतू जानवरों में वह क्षमता नहीं थी। इसके अलावा उसे वान फैक्सियोंग और अन्य के स्पिरिट बेस से निपटना था। चाहे वह इसके बारे में कैसे भी सोचे, उसके पास इस लड़ाई को जीतने का कोई मौका नहीं था। ऐसा लगता है कि मैं केवल रियल्म किंग प्लैनेट पर टेलीपोर्ट कर सकता हूं और थोड़ी देर तक जीवित रह सकता हूं, लिन शेन ने सोचा, पहले से ही पीछे हटने पर विचार कर रहा था। जब उद्देश्य निराशाजनक था तो अपनी जान जोखिम में डालने का कोई मतलब नहीं था। बेकार में लकड़ी जलाने से बेहतर है कि हरी पहाड़ियों को बरकरार रखा जाए। जैसे ही वह पीछे हटने और अपनी बड़ी बहन को रियल्म किंग प्लैनेट पर ले जाने के बारे में सोच रहा था, उसने अचानक खुरों की आवाज़ सुनी। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। इस समय खुरों की आवाज़ बेहद अनुचित थी। हर किसी की नज़र अनायास ही खुरों की आवाज़ की दिशा में चली गई और उन्होंने दो सवारों को युद्ध के मैदान की ओर बेतहाशा भागते देखा। जैसे ही वे सवार हुए, उनके सवारों के मुंह से झाग निकलने लगा। युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले ही दोनों सवार जमीन पर गिर गए और सवार हवा में उछल पड़े। अपने सवारों की जान की परवाह किए बिना वे युद्ध में भाग गए। वेई लिन शेन ये देखकर थोड़ा चौंक गया कि वे वेई वुफू और ओयांग यूडू थे। चलो लड़ाई के बाद बात करते हैं, वेई वुफू ने कहा। उसके चारों ओर बैंगनी क्रिस्टल कवच दिखाई दिया जब वह एक आरोही पर हमला कर रहा था। तियान, तुमने मुझे बहुत धोखा दिया है, ओयांग यूडू ने लिन शेन से कहा, फिर आरोही की ओर मुड़ा, एक से आंखें मिलाते हुए, आंखें सिकुड़ते हुए, और कहा, पहले मैं उनसे निपट लूंगा और फिर मैं तुम्हारे साथ हिसाब चुकता करूंगा। वान परिवार के पास बेस के बाहर 12 आरोही थे, 3 मर गए थे और एक भाग गया था, केवल 8 बचे थे। वेई वुफू, इस मामले का वेई परिवार से कोई लेना देना नहीं है, वान फैक्सियोंग ने कहा, यह देखकर कि वेई वुफू उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और पहले ही एक आरोही पर हमला कर चुका था। वह ओयांग यूडू की ओर मुड़ा और बोला, क्या भगवान का प्रेम बेस वास्तव में वान परिवार के साथ दुश्मनी करने का इरादा रखता है? क्या तुम, ओयांग यूडू, ये निर्णय ले सकते हो? मैं नहीं कर सकता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओयांग यूडू ने कहा और पहले ही आरोही पर हमला कर दिया। जल्दी लड़ाई, जल्दी फैसला। वान फैक्सियोंग ने 2 आरोही को वेई वुफू और ओयांग यूडू को पहले दबाने का आदेश दिया। वह 5 अन्य आरोही के साथ लिन शेन को घेरना जारी रखा, उसे और लिन मियाओ को नीचे ले जाने और सिक्स पाथस फीनिक्स स्पिरिट बेस को पुनः प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका खोज रहा था। यह मेरा है, तू शियाओदाओ बेस से उड़कर आया और वान परिवार के आरोही में से एक को रोक दिया। जब से वे आखिरी बार मिले थे, इतने कम समय में ही तू शियाओदाओ ऊपर चढ़ गया था। वान फैक्सियों की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसने देखा कि एक और आकृति बेस की दीवार से नीचे कूद गई, एक पतली तलवार पकड़े हुए और दूसरे आरोही को रोक रही थी। जिमिन स्वॉर्ट्समैन, तुम एक भटकते हुए म्यूटेटर, मेरे वान परिवार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो। वान फैक्सियोंग ने गुस्से में कहा। तू शियाओदाओ जनजात आरोही था और ओवरसीज सुपर बेस से आने के कारण उसने आगे बढ़ने की हिम्मत की, जिसे वान फैक्सियोंग समझ सकता था। लेकिन जिमिन स्वॉर्ट्समैन आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वान परिवार कब इतना नीचे गिर गया था कि कोई भी उन पर गोली चलाने में सक्षम लग रहा था? मैं वान परिवार का दुश्मन बनने का इरादा नहीं रखता था। ये सिर्फ इतना है कि मैंने एक म्यूटेटर को आरोही को मारते हुए देखा, जैसे कि यह महज बच्चों का खेल हो, और मैं ये भी आजमाना चाहता था कि अपने हाथों से एक आरोही को मारना कैसा लगता है, जिमिन स्वॉर्ट्समैन ने आगे बढ़ते हुए कहा। लिन शेन कुछ हद तक स्तब्ध था। वह समझ सकता था कि वेई वुफू उसकी मदद करने के लिए आ रहा है।
लेकिन ओयांग यूडू और जिमिन स्वॉर्ट्समैन भी क्यों कूद पड़े और तू शियाओदाओ इतनी जल्दी कैसे चढ़ गया? उन्हें आखिरी बार एक दूसरे को देखे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। लिन शेन भागने का इरादा रखता था, लेकिन इतने सारे लोगों के शामिल होने के बाद हालात अब उतने भयानक नहीं थे और उसने भागने का फैसला नहीं किया। बड़ी बहन, चूंकि दूसरे लोग मदद करने आए हैं तो चलो हम भी शामिल हो जाएं। लिन शेन ने मदद के लिए अपनी बड़ी बहन को पुकारा, क्योंकि वह अकेले इतने सारे असेंशन पैट्स और असेंडर्स को संभालने में असमर्थ था। लिन मियाओ ने सिक्स पाथस फीनिक्स के साथ संवाद करने में संकोच नहीं किया, जो सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गया और युद्ध के मैदान में घुस गया। लिन शेन भी निष्क्रिय नहीं था, उसने ड्रैगन प्रकार के असेंशन पेट का सामना करने के लिए जिवेस को छोड़ दिया। डेथ पाउडर पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। 7वें मोड़ के रक्त जेल राजा जीवन आधार को निगलने के बाद यह इसे पचाने में असमर्थ था और युद्ध क्षमता से रहित प्रतीत होते हुए पीड़ा में मुड़ गया और संघर्ष किया। यदि आप इसे निगल नहीं सकते तो क्या आप इसे थूक नहीं सकते? आप वास्तव में टीएम लालची हैं, मुझसे भी अधिक लालची, लिन शेन ने मन ही मन को कोसा। यदि उस समय ये भयानक स्थिति नहीं होती तो वह कभी भी डेथ पाउडर को रक्त जेल राजा जीवन आधार के संपर्क में आने की अनुमति नहीं देता। आखिरकार वह 7वें मोड़ का उत्परिवर्तित जीवन आधार था। लिन शेन ने आकाशीय दरबार पर कदम रखने की गति के साथ असेंशन पैच की भीड़ में हमला किया, उन असेंशन पैच के खिलाफ सिक्स पाथस फीनिक्स के साथ लड़ते हुए। चलो उसे एक साथ मार देते हैं। वान फैक्सियोंग ने अपने जीवन आधार को लिन शेन पर बमबारी करने का आदेश दिया और अन्य 3 असेंशन ने भी अपने जीवन आधारों को एक साथ लिन शेन पर हमला करने का निर्देश दिया। असेंशन पैच की भीड़ ने जीवन आधारों को उगल दिया। लिन शेन और सिक्स पाथस फीनिक्स की ओर प्रकाश की अनगिनत धारियां भेजी, जिससे आकाश उनकी चमक से जगमगा उठा। विस्फोट और शॉकवेव लगातार फूट रहे थे, जिससे आसपास का स्थान अस्थिर हो गया। हर जगह हवा के तेज झोंके थे। लिन शेन ने असेंशन पैच के झुंड में हमला किया। उनकी चाल तकनीक अविश्वसनीय रूप से मायावी थी। समूह के भीतर भागते हुए अनजाने में उन असेंशन पैच को वान फैक्सियोंग और उनके सहयोगियों के लिए बाधाओं में बदल दिया, जो लिन शेन को मारने की कोशिश कर रहे थे। सिक्स पाथस फीनिक्स की गति बहुत तेज थी, इसकी मुद्राएं और हरकतें रहस्य में डूबी हुई थीं, जिससे इसे घायल करना और भी मुश्किल हो गया था। इस बिंदु पर वान फैक्सियोंग और उसके साथियों के दिलों में अफसोस की लहर दौड़ गई। ये किसी के लिए भी स्पष्ट था कि लिन शेन अब उस भयानक मूके को नहीं चला सकता था। अगर वे इतने संदिग्ध नहीं होते, अगर उन्होंने वान गुलियू के साथ तुरंत कार्रवाई की होती, तो वे पहले ही लिन शेन को मार चुके होते। और चीजें इस तरह कैसे हो सकती थीं? अब उसे मारने में बहुत देर नहीं हुई है। सिक्स पाथस फीनिक्स के बारे में चिंता मत करो, लिन शेन को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करो, वान फैक्सियोंग ने दहाड़ते हुए कहा और उसने अपने असेंशन पैच को लिन शेन से दूर रहने का निर्देश दिया। दूर के आसमान में एक और विशाल डाक बर्ड अचानक दिखाई दिया, जिसकी पीठ से एक सुंदर आकृति छलांग लगा रही थी और वान परिवार के एक आरोही की ओर बढ़ रही थी। उस आरोही के पास इस अप्रत्याशित विरोधी का सामना करने के लिए अपने जीवन आधार को वापस बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाई शेनफेई, वह यहाँ कैसे पहुंची? इतने सारे लोग उस लिन परिवार के बच्चे की मदद कैसे कर सकते हैं? क्या ये हो सकता है? यह मेरे वान परिवार के खिलाफ एक साजिश है। वान फैक्सियोंग को यह विचार आते ही बेचैनी महसूस होने लगी। बाई परिवार की बाई शेनफेई, तियानचेन के वेई वुफु, गॉड्स लव बेस के ओयांग यूडू और ओवरसीज सुपर बेस के तू शियाओदाओ जैसे लोगों के साथ उनके प्रत्येक परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे वान परिवार को डर नहीं लगता था, लेकिन फिर भी उसे उचित सम्मान देने की आवश्यकता थी। अब जब इतने सारे लोग लिन शेन की मदद करने और वान परिवार का विरोध करने के लिए आगे आ रहे थे तो ज्यादा सोचना असंभव था। लेकिन अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वे केवल लिन शेन और लिन मियाओ को खत्म करने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते थे ताकि सिक्स पाथस फीनिक्स स्पिरिट बेस को पुनः प्राप्त कर सकें, जो उनका एकमात्र रास्ता था। कदम दर कदम वेई वुफु दूसरे आरोही की ओर बढ़ा। उसका कवच खुद पर परत चढ़ा रहा था। उसे भारी हथियारों से लैस मेचा योद्धा जैसा बना रहा था, जिससे वेई वुफु का पहले से ही प्रभावशाली रूप और भी अधिक प्रभावशाली दिखाई दे रहा था। वेई परिवार ने 1000 साल तक एक शहर की रक्षा की है। मैंने हमेशा इसकी प्रशंसा की है। वेई परिवार हमेशा गैर टकराव वाला रहा है। इस सब में शामिल होने की क्या जरूरत है? जू कैलिंग ने वेई वुफु से बात करते हुए अपने 1000 बैंगनी और लाल जीवन छीनने वाले हुक को अपने बगल में रखा। अगर मैं यहाँ हूँ तो वह यहाँ है। वेई वुफु कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। क्या आप जानते हैं कि मैं एक 3rd टन आरोही हूँ? जू कैलिंग ने कहा। हाँ, यह आप हैं, वेई वुफु ने जू कैलिंग को चुनते हुए कहा, जो सबसे मुश्किल काम था। मुझे आपके वेई परिवार पर दया आती है और मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर आप मुझे एक मृत अंत तक ले जाने पर जोर देते हैं तो मुझे दोष न दें। जू कैलिंग की निगाहें सख्त हो गईं, क्योंकि हजारों बैंगनी और लाल रंग के जीवन छीनने वाले हुक इंद्रधनुषी रोशनी में बदल गए और वेई वुफु की ओर बढ़ गए। ओयांग यूडू ने बेकार की बातों में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसका शरीर आकाशीय कवच के समान सफेद जेड कवच से पूरी तरह सुरक्षित था और वह सीधे दूसरे से कंटन एस्केंडर पर झपटा।
उस एस्केंडर का जीवन आधार एक काफ़ी सामान्य तलवार कलाकृति थी जिसने हजारों तलवार की छायाएं सामने ला दी जो ओयांग यू को घेर रही थीं। ओयांग यू की आंखों में खून भर आया, उसने ये समझने की भी जहमत नहीं उठाई कि वे तलवार की छायाएं असली थीं या भ्रम, और सीधे आगे की ओर झपटा। तलवारों की असंख्य छायाएं गायब हो गईं और तलवार की एक कलाकृति ओयांग यू के सीने में घुस गई। ओयांग यूडू, चाहे तुम कितने भी प्रसिद्ध हो या तुम्हारा उपहार सिद्धांत कितना भी मजबूत हो, तुम सिर्फ एक म्यूटेटर हो और मेरी मौजूदगी में घमंडी होने का अधिकार अभी तक अर्जित नहीं किया है। आरोही ने छाती में घुसे ओयांग यू को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। ओयांग यूडू को बोलने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, तलवार से उसका शरीर छलनी हो गया था। वह बस एक पल के लिए रुका और फिर हवा में ही आरोही पर झपटा। आरोही ने ठंडी सांस ली, जीवन आधार तलवार को ओयांग यूडू के शरीर में घुसने देने और उसे फिर से मारने का इरादा किया। लेकिन ओयांग यूडू की छाती के भीतर लगातार कांपती तलवार बाहर निकलने में विफल रही। हल्के लाल रक्त की पतली धाराएं ब्लेड से नीचे बह रही थीं, जो नीचे नहीं गिर रही थीं, बल्कि जीवन आधार तलवार को ढक रही थीं। ओयांग यूडू के रक्त का रंग भयावह रूप से हल्का था, गुलाबी रंग का एक छोटा सा संकेत, रक्त के रूप में लगभग अदृश्य। एस्केंडर ऊपर की ओर बढ़ा, अपने और ओयांग यूडू के बीच की दूरी को चौड़ा करने के लिए आकाश में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। एस्केंडर और म्यूटेटर के बीच लड़ाई में दूरी बनाना एक पूर्ण लाभ है, फिर भी अब उसके लिए ऐसा करना बहुत देर हो चुकी थी। ओयांग यूडू एक भूत की तरह उसके सामने झपटा, दृढ़ता से एस्केंडर से जूझ रहा था, प्रत्येक चाल अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आपसी विनाश पर आमादा थी। शुरुआत में आरोही को अभी भी गॉड्स लव बेस से ओयांग परिवार के बारे में कुछ संदेह था और उसने ओयांग यूडू को कोई घातक प्रहार नहीं किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ओयांग यूडू पागलों की तरह लड़ रहा था, बिना किसी बचाव के हमला कर रहा था, जिससे वह बेहद असहज हो गया। तुमने खुद पर यह मजबूरी की है, आरोही ने कहा, अब और पीछे नहीं हटते हुए, और सीधे ओयांग यूडू की छाती पर मुक्का मारा। एक दूसरे मोड़ के आरोही प्राणी के रूप में वह एक म्यूटेटर की ताकत से कैसे डर सकता था। भले ही ओयांग यूडू की ताकत बहुत अधिक थी, लेकिन यह उसके कारपेस को नहीं भेद सकती थी। आरोही के मुक्के का लक्ष्य ओयांग यूडू की छाती में धंसी लाइफ बेस तलवार की मूठ थी। इस मुक्के से लाइफ बेस तलवार सीधे ओयांग यूडू के शरीर को भेद सकती थी और पीछे से उड़ सकती थी। उसके मुक्के ने सीधे मूठ पर वार किया और जीवन आधार तलवार तुरंत ओयांग यूडू की छाती में घुस गई, लेकिन ओयांग यूडू ने केवल उसके मुक्के मारने वाले हाथ को पकड़ा। लेकिन उस पल ओयांग यूडू के होठों पर एक खूनी मुस्कान दिखाई दी, उसके हाथ बांह पर कस गए और अपने शरीर को एक भयंकर मोड़ के साथ उसने अपनी पीठ को आरोही के गले में इस तरह से पटक दिया जैसे कि कंधे के ऊपर से फेंका गया हो। जीवन आधार तलवार जो ओयांग यूडू की छाती में घुस गई थी, अब आरोही की छाती में भी घुस गई। आरोही की आंखें उभर आईं, उसने पहले कभी किसी इंसान को इस तरह लड़ते नहीं देखा था, दुनिया में ऐसी हरकतें अनसुनी थीं। ओयांग यूडू ने सबसे पहले लड़ाई खत्म की। दूसरी तरफ तू शियाओदाओ दूर से एक और आरोही का सामना कर रहा था, तब तक उसने लड़ाई शुरू भी नहीं की थी। दोस्त, तुम वान परिवार के सीधे वंशज नहीं हो, उनके लिए मरने के लिए इतनी दूर क्यों जाना। तू शियाओदाओ ने फर्स्ट टर्न असेंडर को रोकने पर लड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया और सीधे अनुनय मोड में चला गया। अगर मैं आज लिन भाई बहनों को मारने में विफल रहता हूं, तो हांजी स्टार से वान परिवार मुझे नहीं छोड़ेगा, असेंडर ने जवाब दिया, तू शियाओदाओ की पहचान जानते हुए और कोई कदम उठाने में संकोच करते हुए। यह आसान है, बस वान परिवार में वापस मत जाओ, इसके बजाय मेरे साथ जुड़ जाओ। हांजी स्टार से वान परिवार क्या कर सकता है, तू शियाओदाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे असेंडर हिचकिचाने लगा। समाज में लड़ाई झगड़ा और हत्या करना ही सब कुछ नहीं है, आपको सही लोगों का अनुसरण करना होगा। वान परिवार के चरित्र के साथ आप उनके उद्देश्य के लिए खुद को समर्पित कर देंगे, लेकिन उनके द्वारा मारे जाने की चिंता में रहेंगे। क्या ऐसा वान परिवार आपकी जीवन भर की वफादारी के लायक है? मेरा अनुसरण करो और जब तक तुम मेरी अच्छी तरह से सेवा करते रहोगे, तुम कभी ऐसी स्थिति में नहीं पड़ोगे, तू शियाओदाओ ने समझाना जारी रखा। लेकिन मेरा परिवार वान परिवार के साथ है। आरोही ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अचानक उसे ठंडी रोशनी की चमक और उसके दिल में दफन एक लाइफ बेस फेंकने वाला चाकू दिखाई दिया। तुम आरोही को विश्वास नहीं हो रहा था कि तू शियाओदाओ वास्तव में एक सेकंड टन आरोही था। जो बात अधिक अप्रत्याशित थी वह ये थी कि एक सेकंड टन आरोही वास्तव में उस पर घात लगाने की योजना बना रहा था, एक फर्स्ट टन आरोही। यह मजबूत लोगों का तरीका है कि वे कमजोरों पर विजय प्राप्त करें। यहाँ तक कि शेर भी खरगोश का शिकार करने के लिए पूरी ताकत लगाता है। अपने अगले जन्म में इस सबक को अच्छी तरह से याद रखें, तू शियाओदाओ ने उदासीनता से कहा। जिमिन स्वॉर्ट्समैन की तलवार स्पिरिट बेस नाइफ से कट गई थी और सेकंड टर्न असेंडर लाइफ बेस के साथ एक लाल भाला लेकर जिमिन स्वॉर्ट्समैन को बार बार मारने की कोशिश करता रहा। जिमिन स्वॉर्ट्समैन भारहीन लग रहा था, भाले से उत्पन्न ध्वनि बूम और तूफान उसे उड़ा देने के लिए पर्याप्त थे।
जब सेकंड टर्न असेंडर ने हवा में उड़ने वाले ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन को देखा तो ऐसा लगा कि उसे आसानी से मारा जा सकता है। हालांकि जब भी लाइफ बेस पास से गुजरा, भाले की शक्ति ने ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन को बस दूर धकेल दिया, जैसे कि उसके शरीर का कोई वजन ही न हो। जब तक भाले में कोई शक्ति न हो, वह ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन को छू नहीं सकता था। ये भावना असेंडर के लिए बेहद निराशाजनक थी, क्योंकि ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन और उसका लाइफ बेस एक दूसरे के सामने दो चुंबकों के सकारात्मक छोर की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कुछ है, और चाहे जो भी हो, लाइफ बेस ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन के करीब नहीं आ सकता था। इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि हर बार जब उसका लाइफ बेस भाला पीछे हटता तो ज़िमेन स्वॉर्ट्समैन फिर से हमला कर देता, जिससे आरोही को बहुत परेशानी होती। उसे मारने में असमर्थ लेकिन उसे अनदेखा करने में असमर्थ होना लगातार उपद्रव से परेशान होने से ज़्यादा परेशान करने वाला था। देवी कंसोर्ट बाई के हाथों में तलवार बिना किसी नुकसान के फर्स्ट टर्न आरोही के लाइफ बेस के हमले का सामना करने में कामयाब रही, जो स्पष्ट रूप से एक साधारण वस्तु नहीं थी। उसकी तलवारबाजी और मूवमेंट तकनीक टैलेंट थ्योरी के साथ बेहद सामंजस्य में थी, और यह कहा जा सकता है कि बाई परिवार ने टैलेंट थ्योरी पर शोध करने में जितने साल बिताए थे, वे सभी देवी कंसोर्ट बाई में समाप्त हो गए। वह जो ताकत और गति दिखा सकती थी, साथ ही उसकी मूवमेंट तकनीक और तलवारबाजी ने उसकी लड़ाकू क्षमताओं को एक साधारण म्यूटेटर से कहीं ज़्यादा बेहतर बना दिया। हालांकि एक आरोही को मारना मुश्किल था और ऊपरी हाथ हासिल करने में मुश्किल थी, लेकिन उस आरोही के लिए उसे घायल करना भी आसान नहीं था। वेई वुफू, जिसने अकेले ही तीसरे मोड़ के आरोही जू कैलिंग का सामना किया, वह मानव दुनिया के चलते फिरते शस्त्रागार की तरह था। उसके कौशल और युद्ध का अनुभव अविश्वसनीय रूप से व्यापक था, जिससे वह जू कैलिंग के करीब पहुंच गया, जिसके लिए दूरी बनाए रखना मुश्किल हो गया। उसका जीवन आधार अनाड़ी हो गया और अपनी असली युद्ध शक्ति को उजागर करने में असमर्थ था। सबसे पहले, जू कैलिंग ने वेई वुफू के हमलों को सहने के लिए अपने कठोर कवच पर भरोसा करने और उसे गंभीर रूप से घायल करने के अवसर को जब्त करने के बारे में सोचा, एक बेशर्म रणनीति जो वेई वुफू को धमकाने के लिए उच्च स्तर और मजबूत विशेषता पर निर्भर थी। लेकिन वेई वुफू से मुक्का खाने के बाद उसने अब इस तरह के विचारों को मन में रखने की हिम्मत नहीं की। वेई वुफू की मुट्ठी की शक्ति ने उसके कवच की रक्षा को नज़रअंदाज कर दिया, जिससे उसके मांस और आंतरिक अंगों को चोट लग गई। सौभाग्य से उसका आरोही शरीर इतना मजबूत था कि अगर वह एक नियमित आरोही होता तो शायद उसके अंग वेई वुफू के प्रहारों से चकनाचूर हो जाते। जू कैलिंग को बहुत पछतावा हुआ कि उसे शुरू में इतनी बकवास नहीं करनी चाहिए थी, जिससे वेई वुफू को करीब आने का मौका मिल गया। वे किस तरह के राक्षस और राक्षस हैं? हाइदाक्सियू ने उसके सामने लड़ाई पर टिप्पणी की, हालांकि उसकी आंखें उसकी प्रशंसा को छिपा नहीं सकीं। आज की लड़ाई में शामिल हर कोई भूत की तरह था, और यहाँ तक कि हाइदाक्सियू जैसा कोई भी व्यक्ति खुद को भावुक महसूस किए बिना नहीं रह सका। जब वह उनकी उम्र की थी तो वह इतनी दुर्जय नहीं थी। ये युवा लोग हमारे ग्रह की युवा पीढ़ी के सबसे होनहार लोगों में से होने चाहिए, प्रशिक्षक म्यू ने अच्छी आत्माओं के साथ टिप्पणी की और फिर गुस्से में कहा, हाइदाक्सियू, क्या तुम अब भी मुझे जाने नहीं दोगे? मैं तुम्हें निश्चित रूप से जाने दूंगा, बस अभी नहीं, हाइदाक्सियू ने जवाब दिया। हाइदाक्सियू, तुम उम्र बढ़ने के साथ साथ पीछे की ओर जा रहे हो। वे सभी युवा लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं, तुम्हारी पुरानी आत्मा कहाँ चली गई? प्रशिक्षक म्यू ने नाराज होकर कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और वे लापरवाह होने का जोखिम उठा सकते हैं, लेकिन मैं लापरवाही से काम नहीं कर सकता। हाइदाक्सियू ने बिना परेशान हुए जवाब दिया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर वे गड़बड़ करते हैं तो उनके बाद सफाई करने के लिए बड़े लोग हैं, लेकिन अगर मैं गड़बड़ करता हूँ तो मेरा बर्ट कौन साफ करेगा? मेरी उम्र में मैं ही सफाई करने वाला हूँ। बूढ़े म्यू, तुम भी जवान नहीं हो, तुम्हें अपना गुस्सा कम करना चाहिए। अगर तुम उस समय गुस्से में नहीं होते तो तुम्हारे जीवन आधार में यह समस्या कैसे आ सकती थी? अपनी प्रतिभा के साथ तुम अब केवल इतना ही कैसे हासिल कर सकते थे? क्या तुमने अपना सबक नहीं सीखा है? जीवन जीने का मतलब सिर्फ दूर तक जाना नहीं है, मैं बस अपने रास्ते पर चलना चाहता हूं और अपनी पसंद की जगहें देखना चाहता हूं, प्रशिक्षक म्यू ने घोषणा की। तुम महान हो, तुम स्वतंत्र विचारों वाले हो, लेकिन जब तुम्हारे शिष्य मुसीबत में पड़ जाते हैं तो उनकी गंदगी कौन साफ करता है? यदि आपके जीवन आधार में समस्याएं नहीं होती तो क्या आज लिन भाई बहनों को वान परिवार द्वारा धमकाया जाता? हाइडेक्सियू के शब्दों ने प्रशिक्षक म्यू को अवाक कर दिया। लिन शेन और सिक्स पाथस फीनिक्स ने कई असेंशन पैट्स और वान फैक्सियोंग जैसे लोगों के खिलाफ सेना में शामिल होकर अमर न्यायालय पर कदम रखने को अपनी सीमा तक धकेल दिया। उनकी गति बढ़ती रही और साथ ही इससे उत्पन्न गति भी बढ़ती रही। उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम में गड़गड़ाहट और हवा की आवाज़ थी, जो आसपास की अराजक हवा की धाराओं को हिला रही थी, जैसे कि हवा की सवारी कर रही हो और लहरों पर चल रही हो। उसकी गति अब असेंशन स्तर के बराबर थी और उसके द्वारा उठाए गए हवा के झोंके प्रत्येक कदम के साथ बड़े होते जा रहे थे। उसके चारों ओर चल रही लड़ाइयों ने सुपर बेस पैटर्न के प्रभाव को और बढ़ा दिया, जिससे उसे दुनिया की ताकत को और अधिक अवशोषित करने की अनुमति मिली।
सुपर बेस परिवर्तन बिना रुके जारी रहा, ताकत की कमी से कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिखा। लिन शेन अकेले ही असेंशन पैच की भीड़ के बीच चले गए, जबकि कई का सामना भी किया। जीवन आधारों से हमले तेजी से हावी होते जा रहे हैं। वान फेक्सियोन को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। तीनों आरोही और ये सभी आरोही पालतू जानवर अभी भी लिन भाई बहनों को दबा नहीं पा रहे थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि जब ओयांग यूडू के साथ लड़ने वाले आरोही दुर्घटनाओं का शिकार हुए, तो भाग लेने वाले आरोही पालतू जानवर भी युद्ध के मैदान से हट गए, जिससे लिन शेन पर प्रतिबंध कमजोर होते गए। ये किस तरह के राक्षस हैं? वेई वुफू को जू कैलिंग के साथ बराबरी से लड़ते हुए देखकर, जिसने तीसरा मोड़ लिया था, वान फेक्सियोन की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। ये देखकर कि ओयांग यूडू और तू शियाओदाओ से लड़ने वाले आरोही पहले ही मारे जा चुके थे, उसने अब लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं की। भाइयों, या तो वे मरें या हम आज खत्म हो जाएं। हम तभी बच सकते हैं जब हम उन्हें मार दें। चलो पूरी ताकत लगा दें। वान फेक्सियोन ने दहाड़ लगाए। ऐसा लग रहा था कि वह मौत के लिए तैयार है। लेकिन जब अन्य दो आरोही आगे बढ़े तो उसने अचानक टेलीपोर्ट किया, अपना जीवन आधार वापस ले लिया और भागने के लिए आसमान में उड़ गया, यहाँ तक कि अपने आरोही पालतू जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया। इस कदम ने अन्य दो आरोही को चकित कर दिया, जो मौत से लड़ने के लिए उत्साहित थे। उनकी गति तुरंत गायब हो गई, जिससे उनमें लड़ाई जारी रखने की कोई इच्छा नहीं बची। क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? लिन शेन हवा के साथ ऊपर की ओर उछला। उसका शरीर हवा की ऊंची लहरें बना रहा था, जो वान फेक्सियोन की गति को पकड़ रहा था। वान फेक्सियोन लिन शेन को आकाश में उसका पीछा करते देखकर चौंक गया और बिना एक पल की हिचकिचाहट के लिन शेन को रोकने की कोशिश में अपना जीवन आधार फेंक दिया। एक म्यूटेटर के रूप में लिन शेन में उड़ने की क्षमता नहीं थी और वह आकाश में हवा का लाभ नहीं उठा सकता था। जीवन आधार के साथ बस एक पल का अवरोध, इसका मतलब होगा कि लिन शेन आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्षतिग्रस्त जीवन आधार उसके जीवन की तुलना में बड़ी चिंता का विषय नहीं था। बेशक अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुर्भाग्य से उसने गलत अनुमान लगाया। लिन शेन ने हवा में फिर से एक अजीब पक्षी की तरह छलांग लगाई, वान फेक्सियों के जीवन आधार को चकमा देते हुए। उसकी गति और बढ़ गई। उसके शरीर ने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया। उसके पीछे लंबी सफ़ेद हवा की लहरें चलीं, जैसे कि एक सफ़ेद ड्रैगन आकाश में दौड़ रहा हो, पीछे से वान फेक्सियों को पकड़ रहा हो। मर जाओ! वान फेक्सियों पूरी तरह से आतंकित और कोई रास्ता न देखकर अचानक एक 3 टन स्पिरिट बेस चाकू निकाला और उसे लिन शेन पर घुमाया, जो उसका पीछा कर रहा था। वान फेक्सियों के सामने लिन शेन ने एक बार फिर छलांग लगाई, स्पिरिट बेस चाकू के वार से बचते हुए, जैसे कि एक ड्रैगन अपना सिर उठा रहा हो। वह सीधे वान फेक्सियों के सिर पर चढ़ गया। धमाका! सफ़ेद हवा की लहरें आसमान को पार कर गईं, जिससे बादल छट गए और शॉकवेव फट गई, जिससे हवा में बादलों की लहरें उठने लगीं। लिन शेन वान फेक्सियों के सिर के ऊपर खड़ा था, जमीन पर गिरा, जोर से टकराया और 10 मीटर से ज्यादा व्यास का गड्ढा बन गया। धरती और उसके आसपास के पत्थर एक वलय में फट गए, जो कई मीटर ऊंचा उठ गया। जैसे ही धूल जमी, लिन शेन गड्ढे में खड़ा दिखाई दिया। उसका पैर वान फेक्सियों पर था, जिसका सिर टूटे हुए तरबूज की तरह फट गया था। ये खत्म हो गया है। प्रशिक्षक म्यू ने राहत की लंबी सांस ली, क्योंकि हाई दाक्सियू का जीवन आधार वापस ले लिया गया था, जिससे उसे दमन से मुक्ति मिल गई। नहीं, ये तो बस शुरुआत है। हाई दाक्सियू ने अपना सिर हिलाया। प्रशिक्षक म्यू ने हाई दाक्सियू को देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ एहसास हो रहा है, और उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। हाई दाक्सियू ने भी उसकी ओर देखा और शांति से कहा, तुम बहुत लंबे समय से अपने ग्रह से दूर हो। क्या तुम जानते हो कि अब वान परिवार किस हद तक विकसित हो चुका है? प्रशिक्षक म्यू के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना हाई दाक्सियू ने आगे कहा, वान परिवार, जो अब मुख्य रूप से हंजी स्टार पर आधारित है, जो कि डी मैन जनजाति का एक अधीनस्थ ग्रह है, पहले से ही 30 से अधिक एलियन दुनियाओं पर अपना गढ़ बना चुका है। बस खुले तौर पर ये हंजी स्टार पर 1 दर्जन से अधिक निर्वाण प्राणियों का दावा करता है, और आरोही की संख्या 10,000 तक पहुंच गई है। निर्वाण प्राणी ग्रह पर वापस नहीं लौट सकते हैं, और विदेशी दुनिया में पैदा हुए नए मनुष्य भी वापस नहीं लौट सकते हैं। यदि वे ग्रह से टेलीपोर्टर का उपयोग नहीं करते हैं, तो उनके पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। प्रशिक्षक म्यू ने सोचा, आप सही हैं। निर्वाण प्राणी ग्रह पर वापस नहीं लौट सकते हैं, और नए मानव आरोही भी उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ग्रह छोड़ने वाले वान परिवार के कितने सदस्य अब आरोही हैं? संख्या 1000 से कम नहीं होगी, और उनमें से अधिकांश ने वर्षों का प्रशिक्षण लिया है। वे निम्न स्तर के आरोही नहीं होंगे। प्रशिक्षक म्यू की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई, और वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। यदि वान परिवार वास्तव में लिन भाई बहनों को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित था, तो इस लड़ाई के फुटेज को देखने के बाद ये संभव है कि सैकड़ों उन्नत आरोही वापस ग्रह पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं। खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देखते हुए हाई दाक्सियू ने कहा, उनकी लड़ाई समाप्त हो गई है, लेकिन हमारी अभी शुरू हुई है। क्या आप लिन शेन और अन्य लोगों की मदद करना चाहते हैं?
प्रशिक्षक म्यू ने चौंकते और प्रसन्न होते हुए पूछा। केवल वे ही नहीं, बल्कि ग्रह के सभी युवा लोग बिना पृष्ठभूमि के। उन्होंने अपनी योग्यता साबित कर दी है और मुझे भी प्रभावित किया है, हाई दाक्सियू ने गंभीरता से कहा। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? प्रशिक्षक म्यू ने पूछा। मानव सर्वोच्च हॉल में उन वृद्ध लोगों को समझाने में मेरा साथ दें कि कम से कम उनमें से आधे लोग ग्रह के मामलों में एलियन दुनिया के परिवारों के अत्यधिक हस्तक्षेप को सीमित करने वाले ग्रह कानून को पारित करने के लिए सहमत हो जाएं। हाई दाक्सियू ने बाहर लिन शेन और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा, जब तक हम सफल नहीं हो जाते, वे केवल अस्थायी रूप से ग्रह छोड़ सकते हैं। कहाँ जाएं? प्रशिक्षक म्यू ने सोचा। अन्य लोगों के पास उनके लिए व्यवस्था करने के लिए अपने परिवार हैं, लेकिन लिन शेन और लिन मियाओ के लिए, साथ ही उस ज़मीन तलवारबाज के लिए, यदि वे इच्छुक हैं, तो वे पहले विशाल रिंग स्टार जा सकते हैं। हाई दाक्सियू ने अपने दिल में पहले से ही योजना बना ली थी। विशाल रिंग स्टार क्यों? प्रशिक्षक म्यू उलझन में थे। उनके ज्ञान के अनुसार वह स्थान हाई दाक्सियू के समर्थन के प्रभाव में नहीं था। वान परिवार को डीमैन जनजाति का समर्थन प्राप्त है। यदि वे हमारे किसी भी ग्रह पर जाते हैं, तो डीमैन जनजाति की पहुंच अभी भी वहां तक ही होगी। विशाल रिंग स्टार सेलेस्टियल रेस के अधिकार क्षेत्र में है, और आपको उनके और डीमैन जनजाति के बीच के संबंधों के बारे में बताने के लिए मेरी आवश्यकता नहीं है। डीमैन जनजाति वहां तक नहीं पहुंच सकती, केवल विशाल रिंग स्टार पर ही वे वास्तव में वान परिवार और डीमैन जनजाति के खतरों से मुक्त हो सकते हैं, हेडेक्सियू ने समझाया। ये वास्तव में संभव लगता है, प्रशिक्षक म्यू ने सोच समझकर कहा। प्रशिक्षक म्यू, चलो फिर से शुरू करते हैं, अभी बहुत देर नहीं हुई है। मुझे पता है कि आपने इन दशकों में ग्रह के युवा लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए बहुत कुछ समर्पित किया है, लेकिन आपको ये भी स्वीकार करना चाहिए कि ग्रह छोड़ने वाले अधिकांश टेलीपोर्टर्स प्रमुख परिवारों द्वारा नियंत्रित होते हैं। चाहे आप कितने भी युवाओं को प्रशिक्षित करें, अंत में वे केवल उन्हीं परिवारों की ओर ही मुड़ सकते हैं। आपको उन्हें प्रशिक्षित करने की नहीं, बल्कि उनके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है। हाई डेक्सियू ने जलती आंखों से उसे देखा। मुझे पता है कि फिर से शुरू करना मुश्किल है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। प्रशिक्षक म्यू ने हेडेक्सियू को स्तब्ध चुप्पी में देखा, फिर आखिरकार एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। जब तक आपको मेरे द्वारा आपको रोके जाने से कोई आपत्ति नहीं है। कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि मार्शल स्टार का म्यू किंगचुआन किसी को रोक रहा है? पहले के दिनों में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। हेडेक्सियू ने भी मुस्कुराया। क्या मार्शल स्टार, तुम मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार रहे हो? प्रशिक्षक म्यू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। नहीं, मेरे दिल में तुम हमेशा वही म्यू किंगचुआन हो जिसने कभी अपने समकालीनों को दबा दिया था। हाई डेक्सियू की निगाहें गंभीर थीं, जिसमें मजाक का कोई संकेत नहीं था। ... वेई वुफू को छोड़कर सारी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। जू केलिंग के अलावा वान परिवार के 14 आरोही जो सीकॉर्न बेस में आए थे, लगभग नष्ट हो चुके थे। जिमिन स्वॉर्ट्समैन से लड़ने वाले आरोही की अंततः अपने ही जीवन बेस के हाथों मृत्यु हो गई, जिसे जिमिन स्वॉर्ट्समैन ने अपनी ही ताकत का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ मार डाला। जू केलिंग भागना चाहता था, लेकिन वह वेई वुफू को नहीं हिला सका। क्या तुम ठीक हो? लिन शेन ओयांग यूडू की चोटों की जांच करने के लिए गया। घायल होने से मुझे बस थोड़ा और सहज महसूस होता है, ओयांग यूडू ने कहा, बिना किसी परवाह के। उसकी छाती पर घाव था। घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ था, और अजीब बात यह है कि हालांकि उसका मांस फट गया था और चोट गंभीर लग रही थी, लेकिन अब उसमें से खून नहीं बह रहा था। लिन शेन ने आश्वस्त होकर कहा कि ओयांग यूडू की चोटों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वह शांत हो गया। उसने वास्तव में ओयांग यूडू से उसकी मदद करने की उम्मीद नहीं की थी। लिन शेन को और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि जिमिन स्वॉर्ट्समैन, गंभीरता से कहें तो वह और जिमिन स्वॉर्ट्समैन दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन थे। ये तथ्य कि जिमिन स्वॉर्ट्समैन ने उसकी मदद की, ओयांग यूडू द्वारा मदद करने से भी अधिक आश्चर्यजनक था। लेकिन जब लिन शेन जिमिन स्वॉर्ट्समैन की तलाश में गया, तो उसने केवल उसकी पीछे हटती हुई आकृति को देखा, जो पहले से ही अपने घोड़े पर सवार होकर दूर जा रही थी। ज़ियाओदाओ, धन्यवाद, लिन शेन ने ज़ियाओदाओ से ईमानदारी से कहा, जो एक छोटी लड़की के साथ आ रहा था। यह मेरी शक्ति के भीतर था। ज़ियाओदाओ ने अपने बगल में लड़की की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया। यह मेरी छोटी बहन तू शियाओयाओ है। शियाओयाओ। लिन शेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उसने लड़की की कमर पर नजर डाली, जो वास्तव में बहुत पतली थी। लड़की ने हंसते हुए कहा, तुम कहाँ देख रहे हो? ये याओ है, कमर नहीं, दानव जैसा। मैं समझ गया, लिन शेन ने कहा, आखिरकार समझ गया। बहुत समय नहीं हुआ है, और फिर भी तुम पहले से ही सेकंड टर्न स्कैंडर हो। लिन शेन ने तू शियाओयाओ का अभिवादन करने के बाद तू शियाओदाओ से कहा, ये तुम्हारी प्रेरणा थी जिसने मुझे एहसास दिलाया कि बाकी सब कुछ भ्रामक है, और केवल स्तर और ताकत ही वास्तव में मायने रखती है। मुझे अपने स्तर से ऊपर के लोगों को चुनौती देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस अपने विरोधियों की तुलना में हमेशा उच्च स्तर और मजबूत होने की ज़रूरत है।
उन्हें कुचलना ही मायने रखता है, तो शियाओदाओ ने लिन शेन का आकलन करते हुए कहा। मूल रूप से मैं बाहर आकर तुम्हें और ओयांग ह्यूडू को कुचलना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा स्तर अभी तक पर्याप्त नहीं है। मुझे उच्च स्तर और मजबूत ताकत की आवश्यकता है। इस बार वापस आने के बाद मैं 10वें मोड़ तक पहुंचने तक फिर से बाहर नहीं आऊंगा। उसके बाद हम फिर मिलेंगे। इसके साथ तू शियाओदाओ ने तू शियाओयाओ के साथ विदा ली। लिन शेन ने तू शियाओदाओ को जाते हुए देखा, उसे याद नहीं कि उसने उसे कब प्रेरित किया था। वेई वुफू एक मशीन की तरह स्थिर था, अपने आचरण में इतना दोषरहित कि उसने लगभग कभी किसी स्थिति में गलती नहीं की। लेकिन जू केलिंग का स्वभाव इतना अच्छा नहीं था। इतने सारे आरोही एक साथ आ गए थे और अब वह अकेला बचा था जो नहीं मरा था। लिन शेन और अन्य लोग लड़ाई देख रहे थे और जू केलिंग अधीर होने लगा था, यहाँ तक कि वेई वुफू को झटक कर भागने के लिए बेताब था। लेकिन जितना अधिक वह भागना चाहता था उतना ही कम वह वेई वुफू से छुटकारा पा सकता था। वेई वुफू शांत और सतर्क रहे, हमेशा जू केलिंग से सबसे सही रणनीति के साथ लड़ते रहे। जू केलिंग ने लिन शेन को मदद करते हुए देखा, इसलिए उन्होंने एक खतरनाक जोखिम उठाने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने वेई वुफू को वह मौका दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। वेई वुफू ने जू केलिंग की पीठ पर जोरदार मुक्का मारा, जो सीधे उनके दिल में घुस गया, जिससे जू केलिंग को खून की उल्टी होने लगी। न केवल वह भागने में विफल रहे, बल्कि उनकी स्थिति तेजी से बिगड़ती चली गई। वेई वुफू ने भावशून्य होकर जू केलिंग को कसकर पकड़ रखा था और लगातार हमला जारी रखा। जू केलिंग, जो लड़ने की अपनी इच्छा खो चुके थे और घायल हो गए थे, वेई वुफू द्वारा बार बार मारे जाने के कारण वार का सामना नहीं कर सके, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि कितनी बार। अंत में उन्होंने अपने टूटे हुए अंगों के टुकड़े बाहर थूक दिए और अपने जीवन के अंत के करीब पहुंच गए। वेई, तुम वाकई बहुत मजबूत हो। लिन शेन खुद को अंगूठा दिखाने से रोक नहीं पाए। इस आदमी ने वास्तव में बिना किसी खरोंच के एक 3 टन असेंडर का सामना किया था। अध्याय 246। हालांकि वान परिवार के आरोही को शायद ही कुलीन माना जा सकता है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर आरोही के निचले स्तरों से संबंधित हैं। ये तथ्य कि एक म्यूटेटर आरोही को मार रहा था पहले से ही एक चौंकाने वाला मामला था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये लोग बहुत शक्तिशाली थे, इससे यह आभास हुआ कि आरोही इतने शक्तिशाली नहीं लग रहे थे। लिन शेन मूल रूप से अंकल लेई और अन्य लोगों की तलाश करना चाहता था, लेकिन उसे प्रशिक्षक म्यू ने रोक दिया। प्रशिक्षक म्यू ने लिन शेन को बताया कि अंकल लेई और अन्य सभी असुर प्रशिक्षण शिविर में थे और इस समय चिंता की कोई बात नहीं थी, जिससे लिन मियाओ को बहुत राहत मिली। भले ही वह जानता था कि वान परिवार शायद सीकॉर्न बेस के भीतर हत्या की होड़ में शामिल नहीं होगा, लिन मियाओ अभी भी इस संभावना से डर रहा था। वेई वुफू और ओयांग यूडू लिन शेन के साथ प्रशिक्षण शिविर में गए और स्वाभाविक रूप से बाई शेनफेई भी उनके साथ शामिल हो गई। प्रशिक्षक म्यू ने उन्हें टाला नहीं और सीधे लिन शेन और लिन मियाओ को विशाल रिंग स्टार पर भेजने का उल्लेख किया। लिन शेन, जो जल्द से जल्द चढ़ने के लिए एक जगह खोजने की योजना बना रहा था, विशाल रिंग स्टार के बारे में सुनकर बहुत लुभाया गया। उसकी पिछली योजना अपने ग्रह पर अस्थायी शरण लेने की थी, फिर रियल्म किंग ग्रह पर टेलीपोर्ट करना और लंबे समय तक वापस नहीं आना था। विशाल रिंग स्टार पर जाना उससे बेहतर योजना लग रही थी। अगर हम चले गए तो डार्कबर्ड बेस का क्या होगा? लिन मियाओ लिन परिवार के लोगों के बारे में चिंतित था। वान परिवार तुम्हें चाहता है, उन लोगों को मारना जिनका उपनाम लिन नहीं है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हालांकि सुरक्षित पक्ष पर रहने के लिए उन्हें अभी के लिए भंग करना सबसे अच्छा है। कोर सदस्य अस्थायी रूप से सीकॉर्न बेस में रह सकते हैं जब तक कि आप बाद में लिन परिवार में वापस नहीं आ जाते, प्रशिक्षक म्यू ने सलाह दी। हम कब वापस आ सकते हैं? लिन मियाओ ने आह भरी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ह्यूमन सुप्रीम हॉल कब उस बिल को पास कर सकता है, प्रशिक्षक म्यू ने आह भरी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह अपनी शक्ति से प्रभावित कर सकता था। बिल को पास करने के लिए सुप्रीम हॉल के आधे से ज्यादा सदस्यों की मंजूरी की जरूरत होगी। सुप्रीम हॉल उन मानव बलों से बना था जो अपने ग्रह से बाहर निकले थे। ज्यादातर सदस्य उन विदेशी दुनिया के महान परिवारों से आए थे। ह्यूमन सुप्रीम हॉल की स्थापना सबसे पहले इसलिए की गई थी क्योंकि मनुष्यों को ब्रह्मांड में जीवित रहना मुश्किल लगता था और वे एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। हालांकि जैसे जैसे यह विकसित हुआ, सुप्रीम हॉल अब विभिन्न मानव बलों के लिए अपने हितों की तलाश करने का एक मंच बन गया है। लिन शेन विशाल रिंग स्टार पर जाना चाहता था, लेकिन उसे एक चिंता थी, और वह थी आरोहण के लिए आवश्यक प्राइमल एग के बारे में, जिसे उन्हें अभी तक हासिल नहीं करना था। अगर वह विशाल रिंग स्टार पर जाता और जब उसे आरोहण की ज़रूरत होती तो उसे प्राइमल एग नहीं मिलते, तो उसके पास इसके बजाय एक नियमित आरोहण एग का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। हालांकि वह विशाल रिंग स्टार से वापस टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन उसके बाद वहां वापस जाना मुश्किल होगा। विशाल रिंग स्टार के लिए सिर्फ एक बार टेलीपोर्टर खोलने के लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है, और कोई भी शायद सिर्फ उसके लिए ऐसा नहीं करेगा। प्रशिक्षक म्यू, क्या आप हमें इस पर चर्चा करने के लिए कुछ समय दे सकते हैं? लिन शेन ने पूछा।
हाँ, लेकिन जल्दी करो। वान गुलियू को अब तक वान परिवार के हांजी स्टार पर टेलीपोर्ट हो जाना चाहिए था और वान परिवार के लोग जल्द ही अपने ग्रह पर पहुंच जाएंगे। आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, प्रशिक्षक म्यू ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया, लिन शेन ने कहा और फिर वेई वुफू को निजी तौर पर बात करने के लिए एक तरफ बुलाया। एकांत जगह पर लिन शेन ने वेई वुफू से पूछा, वेई, क्या तियानचिंग में आरोहण के लिए कोई प्राइमल अंडे बचे हैं? वेई वुफू ने लिन शेन की तरफ देखा और कहा, सब कुछ अंडे के लिए। ये सुनकर लिन शेन बहुत खुश हुआ। उसने समझा कि वेई वुफू का मतलब था कि वह इस बार की सारी कमाई प्राइमल एग्स के बदले में देना चाहता था। इस बार की फसल वाकई बहुत अच्छी थी, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा असेंशन पैच और उससे भी ज़्यादा बेस म्यूटेशन पैच थे, सभी उच्च श्रेणी के सामान। स्पिरिट बेस और पेट लॉन्चर के साथ साथ अन्य चीज़ों के साथ ये घर के ग्रह पर एक बहुत बड़ी संपत्ति थी। लेकिन फिर लिन शेन की मुस्कान फीकी पड़ गई क्योंकि उसके दिमाग में एक और विचार आया। बूढ़े वेई, मुझे सच बताओ, तुम मुझे वह प्राइमल एग नहीं देने जा रहे हो जिसे तुमने अपने आरोहण के लिए सुरक्षित रखा है ना? लिन शेन ने वेई वुफू को घूरते हुए गंभीरता से कहा। नहीं, वेई वुफू ने अपना सिर हिलाया। लिन शेन ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि वे वस्तुएं मूल्यवान थीं, लेकिन आरोहण के लिए सुरक्षित प्राइमल एग अमूल्य था। सच कहा जाए तो उन वस्तुओं को प्राइमल एग के लिए बदलने का मतलब था कि लिन शेन को इस सौदे से बहुत लाभ होगा। उसने कहा, सब कुछ बातचीत योग्य था, जब तक कि अंडा वह नहीं था जिसे वेई वुफू अपने आरोहण के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। किसी भी तरह का एहसान समय के साथ चुकाया जा सकता था। वेई वुफू के साथ चर्चा करने के बाद लिन शेन ने सबसे पहले लिन मियाओ के साथ जायंट रिंग स्टार जाने का फैसला किया। वेई वुफू वस्तुओं को वापस तियानचिंग ले गया। एक बार जब वह वहां के मामलों को संभाल लेता तो वह लिन शेन को खोजने के लिए जायंट रिंग स्टार जाता और उसे प्राइमल एग लाता। अंडा। लिन शेन ने वेई वुफू के साथ चर्चा समाप्त करने के बाद प्रशिक्षक म्यू और अन्य लोगों के पास वापस आकर देखा कि ओयांग यूडू और बाई शेनफेई को 2 अलग अलग समूहों द्वारा ले जाया गया था। चारों ओर से लोगों से घिरे हुए कैदियों की तरह उनका लुक काफ़ी हद तक स्पष्ट था, और एक नज़र में ये स्पष्ट था कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं थे। लिन शेन ने अनुमान लगाया कि वे संभवतः आरोही थे। जब लिन शेन ने ओयांग यूडू को देखा तो ओयांग ने मुड़कर उसे देखकर मुस्कुराया। उसने कुछ कहा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। लिन शेन ने उसके होठों को पढ़कर उसके शब्दों का अनुमान लगाया। ऐसा लग रहा था कि वह कह रहा था, मैं तुम्हें फिर से ढूंढने आऊँगा। बाई शेनफेई ने भी उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा और फिर वह दूसरों के पीछे चली गई और प्रशिक्षण शिविर से चली गई। उन्हें क्या हुआ? लिन शेन ने उत्सुकता से प्रशिक्षक म्यू से पूछा। उन्होंने वान परिवार के आरोही को मारने में आपकी मदद की, यह कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाई परिवार और ओयांग परिवार दोनों का सुप्रीम हॉल में काफ़ी प्रभाव है। वान परिवार उनके साथ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, न ही बाई परिवार और ओयांग परिवार को एक ही समय में दुश्मन बनाने की हिम्मत करेगा। प्रशिक्षक म्यू ने कुछ देर रुककर कहा, बाई शेनफेई और ओयांग यूडू को वापस लेना मुख्य रूप से उनकी सुरक्षा के लिए है, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। आपका क्या आपने अपना निर्णय ले लिया है? लिन शेन ने प्रशिक्षक म्यू से कहा, क्या आप कृपया हाई दाक्सियू को हमारे लिए धन्यवाद दे सकते हैं? हम जायंट रिंग स्टार की यात्रा करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इसकी लागत कितनी होगी। हम राशि जुटाने की कोशिश करेंगे। अगर हम अभी पूरी राशि नहीं जुटा सकते तो क्या हम किश्तों में भुगतान कर सकते हैं? मैंने पहले ही हाई डेक्सियू से इस बारे में चर्चा कर ली है। अब आपसे टेलीपोर्टेशन के लिए भुगतान करने के लिए कहना आपके लिए मुश्किल होगा। आप जायंट रिंग स्टार पर पहुंचने के बाद इसे चुकाने के लिए अपना समय ले सकते हैं, प्रशिक्षक म्यू ने उत्तर दिया। प्रशिक्षक म्यू ने आह भरी और कहा, वास्तव में अब आपके लिए ग्रह छोड़ने का सबसे अच्छा समय नहीं है। रियल्म किंग ग्रह के संसाधनों के साथ म्यूटेटर के लिए यहाँ विकसित होना अधिक उपयुक्त है। आरोहण के बाद किसी एलियन दुनिया में जाना बेहतर विकल्प होगा। हालांकि जायंट रिंग स्टार पर संसाधन ग्रह और यहाँ तक कि रियल्म किंग ग्रह की तुलना में बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन बेस म्यूटेशन स्तर पर उत्परिवर्तन संसाधन रियल्म किंग ग्रह पर मौजूद संसाधनों से तुलना नहीं करते हैं। ब्रह्मांड में ऐसे बहुत कम ग्रह हैं जो उत्परिवर्तन संसाधनों के मामले में रियल्म किंग ग्रह से मेल खा सकें। लिन शेन इस मुद्दे के बारे में चिंतित नहीं थे क्योंकि उनके पास टेलीपोर्टर था। भले ही वह जायंट रिंग स्टार पर चले गए, फिर भी वह किसी भी समय रियल्म किंग ग्रह में प्रवेश कर सकते थे। लिन शेन ने प्रशिक्षक म्यू से यह बात छिपाना उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने बताया कि कैसे उनकी घड़ी रियल्म किंग प्लैनेट पर टेलीपोर्ट हो सकती है। तो जिस स्थान से आपका टेलीपोर्टर जुड़ता है वह रियल्म किंग प्लैनेट है। ये बहुत बढ़िया है। आप सबसे पहले रियल्म किंग प्लैनेट पर एक पूर्ण बेस म्यूटेशन दर प्राप्त कर सकते हैं। आरोहण के बाद विशाल रिंग स्टार पर संसाधन भी आपकी बहुत मदद करेंगे। मुझे लगता है विशाल रिंग स्टार पर कुछ क्षेत्र हैं जो आपके विकास के लिए उपयुक्त होंगे। प्रशिक्षक म्यू ने घड़ी को देखने के लिए लिया और लिन शेन के भविष्य की योजना बनाना शुरू कर दिया।
विचारों में खोए हुए प्रशिक्षक म्यू ने बिना सोचे समझे घड़ी के साथ छेड़छाड़ की, जो अचानक कंपन करने लगी। एक संदेश आया था। जैसे ही प्रशिक्षक म्यू की उंगलियां अनजाने में संदेश को छूती हुई घड़ी से टकराईं, संदेश खुल गया और एक छवि प्रक्षेपित हुई। लिन शेन ने इस तरह के संयोग की उम्मीद नहीं की थी कि जब रेड हॉट ए ने संदेश भेजा था तो प्रशिक्षक म्यू ने बस एक पल के लिए उस पर नजर डाली होगी। संदेश में छवि सीधे प्रक्षेपित की गई थी, जो समूह के सामने दिखाई दे रही थी। लिन शेन अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद करना चाहता था, लेकिन उन्हें बंद करने के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर वास्तव में कोई समस्या थी तो इससे बचने के लिए अपनी आंखें बंद करना असंभव होगा। चिंतित कि प्रशिक्षक म्यू और लिन मियाओ खतरे में हो सकते हैं, लिन शेन ने लिन मियाओ को देखने के लिए जल्दी से अपनी आंखें फिर से खोलीं। लिन मियाओ की अभिव्यक्ति को देखकर लिन शेन को एहसास हुआ कि रेड हॉट ए द्वारा भेजी गई छवि में निश्चित रूप से कोई समस्या थी, लेकिन ये पिछले मुद्दों से अलग थी। लिन मियाओ छवि को ध्यान से देख रही थी। उसका चेहरा बहुत ही अजीब रंग ले रहा था। वह लिन शेन को देखने के लिए मुड़ी और उस अजीब अभिव्यक्ति ने उसे और भी अधिक जागरूक कर दिया कि कुछ गड़बड़ है। लिन शेन ने फिर इंस्ट्रक्टर म्यू की ओर देखा, जिसका भाव अभी भी काफी शांत था, लेकिन उसकी आंखें लिन मियाओ की तरह ही अजीब थीं। लिन शेन के मन में उलझन थी, लेकिन वह आश्वस्त था कि इस छवि संदेश में मन को भ्रमित करने की क्षमता नहीं थी। उसकी बहन और इंस्ट्रक्टर म्यू दोनों ही स्पष्ट थे। रेड हॉट ए ने कौन सी अजीब छवि भेजी है जिससे मेरी बहन और इंस्ट्रक्टर म्यू ने मेरी ओर उन आंखों से देखा। लिन शेन अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और छवि को देखने लगा। देखने पर लिन शेन की अभिव्यक्ति भी अजीब हो गई और उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उसकी बहन और इंस्ट्रक्टर म्यू के भाव इतने जटिल क्यों थे। संदेश में छवि वास्तव में एक खरगोश लड़की की नाच रही थी। आप कहते हैं कि यह खुलासा है, लेकिन खरगोश लड़की ने अपनी गर्दन के नीचे एक छोटा सा मांस भी नहीं दिखाया। आप कहते हैं कि यह रूढ़िवादी है, लेकिन काले मोजे उसकी जांघों के ऊपर तक पहुंच गए थे। मुख्य बात यह थी कि वह जो नृत्य कर रही थी, ये कहना कठिन था कि इसमें क्या गड़बड़ थी, लेकिन जो कोई भी इसे देखता उसके मन में भटकने वाले विचार आते। लिन शेन, तुम आखिरकार बड़ी हो गई हो। लिन मियाओ ने लिन शेन के कंधे को थपथपाया। उसका चेहरा राहत से भरा हुआ था। एक आदमी के लिए यह बहुत सामान्य बात है, लेकिन बहुत ज्यादा मत बहो। इसे संयमित करो ताकि यह तुम्हारे शरीर को नुकसान न पहुंचाए या तुम्हारी साधना में बाधा न डाले। प्रशिक्षक म्यू ने घड़ी को लिन शेन को वापस देते हुए कहा। ऐसा नहीं है, लिन शेन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रशिक्षक म्यू ने उसे एक जानकार नज़र से देखा, उसके कंधे को थपथपाया और फिर चले गए। अंदर लिन शेन को वास्तव में निराशा महसूस हुई। अगर उसने वास्तव में इसे देखा होता तो इसमें कुछ भी नहीं होता। वास्तव में ये काफ़ी सामान्य होता। बात यह थी कि उसने इसे नहीं देखा था, जिससे उसके लिए चीज़ें काफ़ी दमघोटू हो गई थीं। यह आकृति ये वास्तव में बुरी नहीं है। घड़ी को पकड़े हुए लिन शेन ने इसे फिर से देखा। ये वास्तव में काफ़ी आकर्षक थी। सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि यह खरगोश लड़की वास्तव में एक असली खरगोश लड़की की तरह दिख रही थी। नकली खरगोश के कान नहीं पहने हुए, बल्कि वास्तव में गुलाबी खरगोश के कान की एक जोड़ी थी। रेड हॉट ए क्या कहना चाह रही है? मुझे ये किस लिए भेज रही है? रेड हॉट ए के इरादों को समझने के लिए लिन शेन ने इसे पूरी तरह से गंभीरता से देखा। एक बार फिर से ये तस्वीर डांस फुटेज की 3 मिनट से थोड़ी ज्यादा थी। इसमें और कुछ नहीं था, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई आवाज़ नहीं। ये समझ से परे था कि रेड हॉट ए ने उसे यह भेजकर क्या मतलब निकाला। लिन शेन को याद आया कि इससे पहले रेड हॉट ए ने एक संदेश भेजा था जिसे उसने खोला नहीं था। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद लिन शेन ने बिना पढ़े संदेश को फिर से प्राप्त किया, यह अनुमान लगाते हुए कि इसमें वह कारण शामिल होना चाहिए कि रेड हॉट ए ने उसे खरगोश लड़की की फुटेज क्यों भेजी थी। रेड हॉट ए चाहे कितना भी दुर्जय क्यों न हो, वे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के जरिए उसके मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते थे। विकास सिद्धांत के साथ इसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ही उसने संदेश खोला, उसने देखा कि उसमें केवल टेक्स्ट था और कोई छवि नहीं थी। तुम वाकई मरी नहीं हो, तुमने संपर्क क्यों काट दिया? तुम्हें कम से कम एक संदेश तो भेजना चाहिए था। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने हाल ही में कुछ मज़ेदार बात खोजी है और उसे तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि मून रैबिट क्वीन के फुटेज में मून रैबिट कबीले के गायब होने का रहस्य छिपा है। अच्छी तरह से देखें और अगर आपको कुछ मिले तो कृपया जवाब दें। इसे पढ़ने के बाद लिन शेन को अभी भी समझ में नहीं आया कि रेड हॉट ए का क्या मतलब है। सामग्री से ऐसा प्रतीत हुआ कि फुटेज में मुख्य पात्र मून रैबिट कबीले की रानी होनी चाहिए। हालांकि लिन शेन ने पहले कभी मून रैबिट कबीले के बारे में नहीं सुना था और ऐसा लग रहा था कि रेड हॉट ए का मतलब ये था कि कबीला रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, लेकिन ऐसा लगता था कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। लिन शेन ने फुटेज को फिर से देखा और चाहे वह इसे कैसे भी देखे, ये सिर्फ एक सामान्य नृत्य था जिसमें कुछ भी खास नहीं था। लेकिन इस तरह का नृत्य एक शाही व्यक्ति के लिए अनुचित लग रहा था। वह रानी की तरह कम और एक नर्तकी की तरह अधिक लग रही थी।
मुझे नहीं पता कि यह रेड हॉट कहाँ से आता है, वे पूरे दिन इन अजीब चीज़ों के साथ खिलवाड़ करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लिन शेन ने संदेश को बंद कर दिया। अपने सामान को पैक करने की योजना बना रहा था क्योंकि वह आज रात विशाल रिंग स्टार के लिए रवाना होने वाला था। पैक करने के लिए और कुछ नहीं था, उसके सामान्य सामान सभी पोर्टेबल थे और उन्हें एक बैग में ले जाया जा सकता था। एकमात्र परेशानी डेथ पाउडर थी, जिसने 7वें टन ब्लड प्रिजन किंग को निगल लिया था और अपचनीय बना हुआ था। उसका शरीर अभी भी बढ़े हुए अवस्था में था। एक बार जब ये सिकुड़ जाता तो इसका पेट एक बड़ी गांठ के साथ बाहर निकल आता। लड़ने की तो बात ही छोड़ी, यहाँ तक कि हिलना भी मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि प्राणी पीड़ित था। हालांकि अब ये दर्द में मुड़ता और तड़पता नहीं था, वहाँ निश्चल पड़ा हुआ था, लेकिन जाहिर तौर पर यह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। इसे पचाने के लिए इंतजार करने के लिए कोई समय नहीं बचा था। लिन शेन के पास इसे अपने कैप्सूल रूप में वापस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाइदाक्सियू से मिलने के बाद हाइदाक्सियू ने जायंट रिंग स्टार के मार्ग के बारे में संक्षेप में बताया और उन्हें कुछ जानकारी दी जिसे वे जायंट रिंग स्टार पर पहुंचने के बाद देख सकते थे। अंकल लेई और अन्य लोगों को विदाई देने के बाद लिन शेन और लिन मियाओ उस स्थान पर गए जहां टेलीपोर्टर स्थित था। ये लिन शेन की कल्पना से अलग था। एक छोटी पहाड़ी के समान बड़े दिखने वाले टेलीपोर्टर को देखकर लिन शेन ने मन ही मन सोचा, ये रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस से वाकई अलग है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इन्हें इसे पहले नहीं पहचाना। असली टेलीपोर्टर बहुत बड़ा है। लिन शेन के विचारों को समझते हुए हाइडेक्सियू ने समझाया, कलाई घड़ी केवल टेलीपोर्टर के लिए ट्रिगर है। ये टेलीपोर्टर का वास्तविक शरीर है। कलाई घड़ी का ट्रिगर केवल टेलीपोर्टर को सक्रिय करने के लिए है और इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन टेलीपोर्टर के साथ टेलीपोर्टेशन शुरू करने के लिए हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे छोटा माना जाता है और कई बहुत बड़े होते हैं। रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस के आकार के टेलीपोर्टर ब्रह्मांड में काफ़ी दुर्लभ हैं। ये टेलीपोर्टर केवल पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर कर सकता है। जब यह आपको इन्फेंट्री स्टार पर टेलीपोर्टर के मुख्य भाग में टेलीपोर्ट कर देगा तो आप पहले से तय योजना का पालन करेंगे, जहां हाई मैंशन का मालिक आपके टेलीपोर्टिंग को जारी रखने की व्यवस्था करेगा। आपको जायंट रिंग स्टार तक पहुंचने के लिए 4 टेलीपोर्टेशन से गुजरना होगा। हाइडेक्सियू ने उन्हें फिर से याद दिलाया। क्या हम अब चलें? हाइडेक्सियू के बोलने के बाद लिन शेन ने पूछा। एक पल रुको, एक और व्यक्ति है जो तुम्हारे साथ जायंट रिंग स्टार जाएगा। हाइडेक्सियू ने समय देखा, वे जल्द ही आ जाएंगे। जैसे ही वे बोल रहे थे, किसी को लाया गया। लिन शेन ने उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद ही नए व्यक्ति को ज़िमिन स्वॉर्ट्समैन के रूप में पहचाना। एक बार जब आप मातृगृह छोड़ देंगे तो आपको एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। मनुष्यों को वहाँ कठिन समय होता है। यदि आप कर सकते हैं तो एक दूसरे की मदद करें, हाइडेक्सियू ने कहा। इसके बाद उसने उन्हें टेलीपोर्टर में प्रवेश करने के लिए कहा। मुझे अकेले भेड़िया होने की आदत है। मुझे दूसरों की मदद करना या मदद पाना पसंद नहीं है। चलो इसके बाद हम अलग अलग रास्ते पर चलते हैं, ज़िमिन स्वॉर्ट्समैन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। लिन शेन और लिन मियाओ दोनों मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। वे तीनों हाइदाक्सियू द्वारा व्यवस्थित टेलीपोर्टर में प्रवेश कर गए और एक चक्करदार चक्कर के बाद उनकी आंखों के सामने का दृश्य पहले से ही नाटकीय रूप से बदल चुका था। विशाल वलय तारे का आयतन मानव मात्र ग्रह से कई गुना बड़ा है। अनुमान है कि यह कम से कम कई 100 गुना बड़ा है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण भी मानव मात्र ग्रह की तुलना में बहुत अधिक है, लगभग दायरे के राजा ग्रह के समान या उससे भी अधिक मजबूत। रहने का वातावरण कुछ हद तक मानव मात्र ग्रह के समान है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और संरचना थोड़ी अलग है। साधारण मनुष्य विशाल वलय तारे पर मुश्किल से जीवित रह सकते हैं। यहाँ पहुँचने पर म्यूटेटर भी कई समस्याओं का सामना करेंगे। उन्हें अनुकूलन के लिए कुछ समय और विशाल वलय तारे पर सामान्य रूप से रहने के लिए कुछ औषधीय मिश्रणों की सहायता की आवश्यकता होगी। जब लिन शेन और उनके 2 साथी पहली बार विशाल वलय तारे पर पहुंचे तो उन्हें स्पष्ट रूप से सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई। पर्याप्त ऑक्सीजन के बावजूद उन्हें घुटन महसूस हुई, जैसे कि वे ठीक से हवा नहीं खींच पा रहे थे। उनके पाचन तंत्र भी प्रभावित हुए। यहाँ पहुंचने के बाद उन्हें उल्टी और दस्त होने लगे, सिर में दर्द होने लगा, जैसे कि उनके दिमाग को छोटे छोटे चाकुओं से काटा जा रहा हो, और उनके पूरे सिर में ऐसा चुभन होने लगी जैसे कि सुइयों से चुभन हो रही हो। उनके शरीर पर कई काले धब्बे भी उभर आए, जो काले मखमली फर से बने थे। वे तीनों फफूंद लगे हुए भाप से पके हुए बंस की तरह दिख रहे थे, साथ ही बुखार और सूजन भी थी। तीनों क्रिस्टल बेस लेवल के थे और विशेष औषधि पीने के बाद भी स्थिति अभी भी आशावादी नहीं थी। निचले स्तर के म्यूटेटर के लिए यह कहना मुश्किल होगा कि वे बच पाएंगे या नहीं। ज़िमिन स्वॉर्ट्समैन ने मूल रूप से यहाँ टेलीपोर्ट होने के बाद विशालकाय रिंग स्टार पर अकेले बाहर निकलने की योजना बनाई थी। लेकिन अब यह आदमी मुश्किल से बिस्तर और शौचालय के बीच चल पा रहा था। इतना कमज़ोर कि हवा का एक झोंका उसे गिरा सकता था। बाहर निकलने की तो बात ही छोड़िए, चलना भी अस्थिर था। लिन मियाओ की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी।
लिन शेन को शुरू में थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन एवोल्यूशन थ्योरी के प्रभाव के कारण वह 10 घंटे से भी कम समय तक लेटे रहने के बाद ठीक हो गया। भाई लिन, मैंने जितने भी मानव म्यूटेटर प्राप्त किए हैं उनमें से आप सबसे पहले हैं जो विशाल रिंग स्टार के साथ इतनी जल्दी अनुकूलित हो गए हैं। क्या आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं? जो पत्थर के घर के प्रवेश द्वार पर पानी उबाल रहा था और खाना बना रहा था, लिन शेन को ऐसे बाहर निकलते देखकर कुछ हद तक हैरान था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं पहले भी ऐसे ग्रहों पर जा चुका हूँ जहाँ का वातावरण ऐसा है, लिन शेन ने आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण करते हुए कहा। क्या विशाल रिंग स्टार सेलेस्टियल के नियंत्रण में एक ग्रह नहीं है? यहाँ की परिस्थितियाँ इतनी खराब क्यों हैं? लिन शेन की राय में यहाँ रहने की परिस्थितियाँ मानव इतिहास में ठंडे हथियारों के युग से भी बदतर थीं। घरों को पत्थरों को ढेर करके बनाया गया था, पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया था, कुल 4 पंक्तियाँ। सेलेस्टियल प्रकृति का सम्मान करते हैं, इसलिए वे विशाल रिंग स्टार पर उच्च तकनीक वाले उत्पादों के उपयोग के साथ साथ किसी भी निर्माण और कारखानों पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये सभी अस्थायी आवास हैं जिन्हें बसाया जाता है। अधिकांश मनुष्य और एलियन प्रजातियां यहाँ बेस वेरिएंट जीवों का शिकार करने के लिए आती हैं और अन्य चीज़ों के बारे में ज़्यादा खास नहीं है, यू ने मुस्कुराते हुए समझाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेलेस्टियल इतने विचारशील होंगे, लिन शेन ने प्रशंसापूर्वक टिप्पणी की। विचारशील होना विदेशी जातियों के लिए है। सेलेस्टियल खुद इतने नखरेबाज नहीं हैं। वे ज़मीन पर नहीं रहते, ज़मीन कैसी है इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। अगर वे ज़मीन पर नहीं रहते तो वे कहाँ रहते हैं? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। वहाँ, यू ने आसमान की ओर इशारा किया। लिन शेन ने आसमान में एक विशाल वलय देखा जो एक विशाल इंद्रधनुष की तरह ग्रह को घेरे हुए था जो लगातार ऊपर तैर रहा था। यह विशाल वलय तारे का तारा बेल्ट है जो अनगिनत तैरते हुए वलय द्वीपों से बना है। सेलेस्टियल वहाँ रहते हैं और कुछ कुलीन एलियन प्रजातियाँ भी वहाँ रह सकती हैं। उनके पास खाने पीने और मनोरंजन के लिए ज़रूरी हर चीज़ है। हम इंसानों के लिए पैसे होने के बावजूद हम उन फ्लोटिंग रिंग द्वीपों में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं और केवल ज़मीन पर ही रह सकते हैं। यू ने खाना बनाना जारी रखते हुए विशाल रिंग स्टार के बारे में कुछ विवरण साझा किए। बैककोट विशाल रिंग स्टार पर कई आरोही जीव थे, लेकिन ज़मीन पर ज़्यादातर केवल बेस वेरिएंट जीव थे। अगर कोई आरोही जीवों का शिकार करना चाहता है तो उसे स्टार बेल्ट के ऊपर उन फ्लोटिंग रिंग द्वीपों पर जाना होगा जहां उनसे मिलने की अधिक संभावना है। तथाकथित फ्लोटिंग रिंग द्वीप वास्तव में विभिन्न आकारों के कई उल्कापिंड हैं। किंवदंती है कि ये उल्कापिंड मूल रूप से किसी दूसरे ग्रह के थे जो विशालकाय रिंग स्टार से भी बड़ा था। किसी अज्ञात कारण से वह ग्रह कई टुकड़ों में फट गया जो विशालकाय रिंग स्टार की ओर खींचे चले आए, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अंततः कई टुकड़ों ने मिलकर वह बनाया जो अब स्टार बेल्ट है। यू ने कहा कि उन तैरते हुए रिंग द्वीपों में से कुछ चंद्रमा से भी बड़े थे और उनमें से कई पर आरोही जीव रहते थे जिनमें कथित तौर पर निर्वाण जीव भी शामिल थे। यू, तुम क्या पका रहे हो? लिन शेन ने सोचा था कि यू खाना बना रहा है, लेकिन करीब से देखने पर उसे पता चला कि यू बर्तन में कई जड़ी बूटियां उबाल रहा था। ये जायंट रिंग स्टार के कुछ पौधे हैं। अगर आप इन्हें इस तरह उबालकर पकाएं तो ये इंसानों और इस ग्रह पर अभी अभी आए एलियन प्रजातियों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जिससे उन्हें यहाँ के वातावरण के साथ जल्दी से ढलने में मदद मिलेगी। आमतौर पर आपको अनुकूलन के लिए कम से कम 2 या 3 महीने तक उन औषधियों को पीना होगा। बेशक आप अपवाद हैं। ये सूप पिएं और आप आधे महीने में पूरी तरह से अनुकूलन कर लेंगे। मैं आपके दोनों साथियों को बाद में एक कटोरी दिन में 3 बार दूंगा ताकि आधे महीने में उन्हें कोई समस्या न हो। 2 या 3 दिन तक इसे पीने के बाद उन्हें उतना बुरा नहीं लगेगा और आज एक कटोरी बहुत ज़्यादा जलन से बचने में मदद करेगी। यू ने सूप निकालते हुए कहा। धन्यवाद, लिन शेन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा और सूप का पूरा कटोरा ले लिया। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, यह उचित ही है। एक कटोरी में एक स्वर्गीय मुद्रा, यू ने मुस्कुराते हुए कहा। हम अभी अभी जायंट रिंग स्टार पर पहुंचे हैं और कोई पैसा नहीं लाए हैं। क्या हम इसे बिल में डाल सकते हैं या कर्ज चुकाने के लिए कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं? तभी लिन शेन को एहसास हुआ कि ये चीज़ें मुफ्त नहीं थीं। लिन शेन ने इसे सामान्य माना क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका उनसे कोई करीबी रिश्ता न हो, उनकी सेवाओं के लिए शुल्क लेना उचित था। ज़रूर, मैं इसे आपके बिल में डाल दूंगा, यू ने तुरंत सहमति जताते हुए कटोरा लिन शेन को देते हुए कहा। ये देखते हुए कि आप कितनी जल्दी ठीक हो गए हैं, मुझे यकीन है कि आप कल से पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। आप किस स्तर के हैं? क्रिस्टल बेस, लिन शेन ने सहजता से उत्तर दिया। बुरा नहीं है, जब तक आप बहुत ज़्यादा खराब नहीं हैं तब तक एक दिन में 7 या 8 स्वर्गीय मुद्रा कमाना मुश्किल नहीं होगा। इससे दवा का खर्च निकल जाएगा। यू चैटिंग और हंसी करते हुए बिल को एक छोटी नोटबुक में लिख रहा था। लिन शेन ने अपनी नोटबुक पर नज़र डाली और देखा कि यह यू को दिए जाने वाले खातों से भरी हुई थी। यू, तुम्हारा व्यापार काफ़ी बड़ा लगता है न?
लिनशेन को एक स्वर्गीय मुद्रा के मूल्य का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उसने किताब में 5 अंकों तक के कर्ज की रकम लिखी देखी। कौन ऐसी भगवान भुलाई हुई जगह पर आएगा और खराब खाना और नींद सहेगा? हर दिन डर में जीना तो दूर की बात है, अगर पैसे कमाने के लिए नहीं, तुम किसी भी दिन अपनी जान गंवा सकते हो। यू ने अपनी नोटबुक को गंभीरता से बंद किया और लिनशेन से बात करने से पहले उसे अपने पास रख लिया। क्या ये जगह वाकई इतनी खतरनाक है? लिनशेन को यहाँ कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था, न ही उसने आसपास कोई बेस वेरिएंट जीव देखा था। हे, तुम अभी अभी आए हो और अभी तक यहाँ की रातों का अनुभव नहीं किया है। जब अंधेरा हो जाएगा तो तुम समझ जाओगे। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। यू की आंखें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा कांप उठा और वह एक भयानक स्वर में बोला, जब अंधेरा हो जाए तो कभी बाहर मत जाना। लिनशेन ने पहले ही देखा था कि वे 10 घंटे से ज्यादा समय से जायंट रिंग स्टार पर थे, फिर भी यह अभी भी बहुत उज्ज्वल था और रात होने का कोई संकेत नहीं था। वास्तव में लिनशेन ने कभी सूरज नहीं देखा था, मानो आकाश में सारा प्रकाश स्टार बेल्ट से निकल रहा हो। लिनशेन औषधीय सूप को कमरे में ले गया, खुद एक कटोरा पिया और लिन मियाओ और जिमिन स्वॉर्ट्समैन को एक एक कटोरा देने से पहले कोई प्रतिक्रिया महसूस नहीं की। लिन मियाओ और जिमिन स्वॉर्ट्समैन दोनों अभी भी बुखार से पीड़ित थे और कुछ हद तक बेहोश थे। लिनशेन के पास सूप को उनके गले में डालने के लिए उनके जबड़े खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये औषधीय सूप वास्तव में प्रभावी था। इसे पीने के बाद कुछ ही देर में उनका बुखार स्पष्ट रूप से कम होने लगा। हाइडेक्सियू द्वारा प्रदान की गई जानकारी को निकालते हुए लिनशेन ने विशालकाय रिंग स्टार पर डेटा का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। ब्रह्मांड में समय रखने की विधि बहुत खास थी। अधिकांश रहने योग्य ग्रहों के पास समय रखने का अपना तरीका था, लेकिन विधि के बावजूद एक दिन 24 घंटे लंबा था, हालांकि उन 24 घंटों की वास्तविक लंबाई ग्रह से ग्रह तक भिन्न थी। इसलिए समय रखने की एक सार्वभौमिक प्रणाली थी जो किसी भी ग्रह पर समय की परवाह किए बिना पूरे ब्रह्मांड में एक समान थी। ब्रह्मांड का समय टेलीपोर्टर के समय के आधार पर गणना की गई थी, जहां एक घड़ी की उल्टी गिनती का 1 घंटा एक मानक ब्रह्मांडीय घंटे के बराबर था और सभी टेलीपोर्टर समय बिना किसी अपवाद के सिंक्रोनाइज किए गए थे। अजीब बात यह है कि यह सार्वभौमिक समय मानव माह ग्रह पर समय से बहुत मेल खाता था, यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड के समय की गणना भी मानव माह ग्रह की समय निर्धारण विधियों के आश्चर्यजनक रूप से करीब थी। एक ब्रह्मांडीय वर्ष मानव माह ग्रह पर एक वर्ष के लगभग बराबर था, जो आमतौर पर केवल कुछ दिनों, अधिकतम एक पखवाड़े या आधे महीने से भिन्न होता था। अपनी खोज के बाद से विशाल रिंग स्टार केवल 17 ब्रह्मांडीय वर्षों से गुजरा था और यह अपेक्षाकृत कम विकास वाला ग्रह था। वर्तमान में विशाल रिंग स्टार पर लोगों को भेजने में सक्षम एकमात्र ज्ञात टेलीपोर्टर सेलेस्टियल रेस के कब्जे में था। विशाल रिंग स्टार पर कोई टेलीपोर्टर बुनियादी ढांचा नहीं पाया गया था। वहां टेलीपोर्ट करने वाले सभी आगंतुकों को अपनी कलाई पर एक काली घड़ी दिखाई देती थी, जिसमें 3 दिन की उल्टी गिनती भी दिखाई देती थी। हालांकि 3 दिन की उल्टी गिनती के अंत में किसी को स्वचालित रूप से दूर नहीं ले जाया जाएगा। या तो रहने या वापस लौटने का विकल्प था। जब तक कोई वापस जाने का विकल्प नहीं चुनता, वे अनिश्चित काल तक जायंट रिंग स्टार पर रह सकते हैं। ये लगभग लॉकी पर्वत से रियल्म किंग ग्रह तक टेलीपोर्टेशन के पैटर्न के समान है। क्या ये हो सकता है कि लॉकी पर्वत स्वयं एक टेलीपोर्टर है? लिनशेन ने मन ही मन अनुमान लगाया। विशाल रिंग स्टार के बारे में जानकारी पढ़ना जारी रखते हुए यह मोटे तौर पर यू द्वारा कही गई बातों के अनुरूप था। विशाल रिंग स्टार बहुत बड़ा था, कई बेस वेरिएंट जीवों का घर था, ग्रह के अंदर जीव प्रचलित थे और कुछ क्षेत्रों में आरोही जीव निवास करते थे। स्टार बेल्ट के ऊपर आरोही जीवों की बहुतायत थी, जो अक्सर शिकार की तलाश में नीचे आते थे। चूंकि ग्रह की खोज और विकास हाल ही में हुआ था, इसलिए बहुत अधिक डेटा उपलब्ध नहीं था। दस्तावेज ने तब विशाल रिंग स्टार की कुछ वर्जनाओं पर जोर दिया। इनमें से अधिकांश इस बारे में थे कि क्या नहीं छूना चाहिए और किन क्षेत्रों से बचना चाहिए, लेकिन एक विशेष रूप से स्पष्ट चेतावनी ये थी कि अंधेरे के बाद बंद स्थानों के अंदर रहना चाहिए और बेतरतीब ढंग से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा ये जीवन के लिए खतरा हो सकता है। दस्तावेज में विशिष्ट कारण नहीं बताया गया था, केवल यह उल्लेख किया गया था कि विशाल रिंग स्टार अपने तारा प्रणाली के किनारे पर स्थित था, जिसमें बहुत कम तारकीय प्रभाव था, और यह किसी भी क्षण एक दुष्ट ग्रह बनने के लिए तारा प्रणाली से अलग होने का जोखिम भी उठा सकता था। विशाल रिंग स्टार की रोशनी मुख्य रूप से स्टार बेल्ट से आती थी, जो कि तैरते हुए रिंग द्वीप नहीं थे जो प्रकाश उत्सर्जित करते थे, बल्कि स्टार बेल्ट स्वयं थी। स्टार बेल्ट की चमक हर 80 या उससे अधिक ब्रह्मांडीय घंटों के बाद एक अंधेरे दौर की शुरुआत करती थी, जो लगभग 40 घंटे तक चलती थी। यह अवधि विशाल रिंग स्टार की रात थी। लिनशेन समझ नहीं पा रहे थे कि स्टार बेल्ट द्वारा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने का क्या मतलब है। क्या स्टार बेल्ट उन तैरते हुए रिंग द्वीपों द्वारा निर्मित नहीं थी? यदि तैरते हुए द्वीप प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते थे और स्टार बेल्ट स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता था, तो यह विरोधाभासी लगता था। दुर्भाग्य से दस्तावेज में कोई उत्तर नहीं दिया गया था और लिनशेन ने यू से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन यू भी इसे स्पष्ट नहीं कर सका।
उन्होंने लिन शेन को विशाल रिंग स्टार के अंधेरे दौर को दिखाने वाली एक समय सारिणी दी और एक बार फिर उन्हें याद दिलाया कि जब रात हो तो घर के अंदर वापस आना और दरवाज़ा बंद करना अनिवार्य है। यदि वह समय पर वापस नहीं आ पाता तो उसे बाहर एक गुफा ढूंढनी चाहिए, उसके प्रवेश द्वार को किसी चीज़ से बंद कर देना चाहिए तथा रात बीतने का इंतजार करना चाहिए। बेशक इन सूचनाओं और समय सारिणी के लिए लिन शेन ने फिर से 2 स्वर्गीय मुद्रा का कर्ज लिया था। पत्थर के कॉटेज स्वाभाविक रूप से निःशुल्क नहीं थे, प्रत्येक को किराए के लिए प्रतिदिन 1 स्वर्गीय मुद्रा की आवश्यकता होती थी। समय सारिणी को देखने के बाद लिन शेन को एहसास हुआ कि अगली काली रात आने में 3 घंटे से भी कम समय बचा था। वह स्वाभाविक रूप से बाहर निकलकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था और आगे की योजना बनाने से पहले इस काली रात का इंतजार करने का फैसला किया। औषधीय सूप पीने के बाद लिन मियाओ और जिमेन स्वॉर्ट्समैन दोनों को कुछ बेहतर महसूस हुआ। लिन शेन ने उन्हें सावधानीपूर्वक जानकारी दी जो उन्होंने एकत्र की थी ताकि वे काली रात के दौरान अनजाने में बाहर न भाग जाएं, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। मूल रूप से तीनों में से प्रत्येक के पास अपनी पत्थर की झोपड़ी थी, लेकिन लिन शेन ने यू से एक किराए को रद्द करने के लिए कहा, ये सोचकर कि यह उसके और लिन मियाओ के लिए एक साझा करने के लिए पर्याप्त होगा। यू रद्द करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन जोर देकर कहा कि आज का किराया कम नहीं किया जा सकता। लिन शेन पैसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, विशाल रिंग स्टार बस बहुत भयानक था। उसे डर था कि कुछ हो सकता है और लिन मियाओ के साथ होने पर उसे ज़्यादा सहजता महसूस हुई। लिन शेन ने यू से औषधीय सूप के कुछ और कटोरे तैयार करने के लिए भी कहा, जिसे उसने काली रात आने पर पीने के लिए पानी की थैलियों में डाला। यू को लिन शेन जैसे लोग काफ़ी पसंद थे जो इतनी आसानी से कर्ज ले लेते थे और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि लिन शेन अपने कर्जों को चुका नहीं पाएंगे। उसने जिमेन स्वॉर्ट्समैन के लिए औषधीय सूप से भरा पानी का थैला छोड़ते हुए उसे चेतावनी दी कि काली रात आ रही है और उसे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। वास्तव में जिमेन स्वॉर्ट्समैन बहुत कमज़ोर अवस्था में था, काले धब्बों से भरा हुआ था और उसे बिस्तर से उठने में भी कठिनाई हो रही थी। ये संभावना नहीं थी कि वह बाहर जाएगा। जिमेन स्वॉर्ट्समैन ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन लिन शेन की ओर उसकी नज़र कुछ अजीब थी। लिन शेन, मेरी तरह विशाल रिंग स्टार की अपनी पहली यात्रा पर कैसे बेफिक्र लग रहा है। आखिर मैं कहाँ चूक गया। जिमेन स्वॉर्ट्समैन को बहुत निराशा हुई। अब लगभग समय आ गया है। मेरे जाने के बाद अंदर से दरवाज़ा बंद कर देना। लिन शेन ने देखा कि उसकी आत्मा में काफ़ी सुधार हुआ था, कम से कम होश में आने के बिंदु तक, फिर अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके चला गया। बड़ी बहन की पत्थर की झोपड़ी में वापस आकर लिन शेन ने दरवाज़ा बंद कर दिया, उसे अंदर से बंद कर दिया और उसे औषधीय सूप का एक और कटोरा दिया। बड़ी बहन अब उतनी असहज नहीं थी और आखिरकार कुछ नींद लेने में सक्षम थी। पत्थर की झोपड़ी में पत्थर के बिस्तर के अलावा और कुछ नहीं था। वहाँ एक स्टूल भी नहीं था, बस कुछ बड़े पत्थर थे जो बैठने के काम आते थे। लिन शेन ने एक ऐसा पत्थर चुना जो बैठने के लिए अपेक्षाकृत आरामदायक था और काली रात के आने का इंतजार करते हुए बैठ गया। आखिरकार यह काली रात क्या लेकर आएगी, लिन शेन ने खुद से सोचा। आखिरकार जब काली रात का समय आया, हालांकि पत्थर की झोपड़ी में कोई खिड़कियां नहीं थीं, लेकिन दरवाजे की दरारों से अंदर आने वाली रोशनी अचानक गायब हो गई। यह उस तरह का अंधेरा नहीं था जो सूरज के धीरे धीरे डूबने के साथ आता है। ये पहले से ही अंधेरे कमरे में अचानक से रोशनी बुझने जैसा था। अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, बिना रोशनी की एक झलक के, ऐसा अंधेरा कि कोई अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं देख सकता। लिन शेन ने दरवाजे की दरार से झांक कर देखने की कोशिश की कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं देख पाया। बाहर रोशनी का एक भी निशान नहीं था, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह बेकार हो गई थीं। लिन शेन ने सोचा था कि थोड़ी देर बाद उसकी आंखें अनुकूल हो जाएंगी और उसे थोड़ी रोशनी दिखाई दे सकती है, लेकिन काफ़ी समय तक इंतजार करने के बाद भी उसकी आंखें कभी अनुकूल नहीं हुईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंधा हो गया हो और कुछ भी नहीं देख पा रहा हो। अचानक लिन शेन ने एक आवाज़ सुनी जो फीकी और मायावी थी, जैसे कि कोई अगले कमरे में गा रहा हो। लिन शेन ने ध्यान से सुना और पाया कि आवाज़ पत्थर के घर के बाईं ओर से आ रही थी। जिस पत्थर के घर में वे रहते थे वह एक पंक्ति में था। दाईं ओर वह पत्थर का घर था जहां जिमेन स्वॉर्ट्समैन रहता था और बाईं ओर वह पत्थर का घर था जिसमें लिन शेन दिन के दौरान रहता था। क्या यू ने वह कमरा इतनी जल्दी किराए पर दे दिया? लिन शेन ने मन ही मन सोचा कि यह बिल्कुल सामान्य बात है। यह शायद कोई ऐसा व्यक्ति था जो दिन के दौरान बाहर गया था और रात होने से पहले जल्दी से वापस आ गया था। पत्थर के घरों की कुल 4 पंक्तियां थीं, जिनमें प्रत्येक पंक्ति में 1 दर्जन से ज़्यादा कमरे थे। यू के अलावा लिन शेन ने दिन के दौरान केवल कुछ लोगों को देखा था, ज़्यादातर बेस वेरिएंट जीवों का शिकार करने गए होंगे। लिन शेन ने फिर से सुना और अनुमान लगाया कि बाईं ओर के पत्थर के घर में कोई महिला होगी। हालांकि वह बस आराम से गुनगुना रही थी, बहुत जोर से नहीं, लेकिन आवाज़ काफ़ी सुस्वादु और मोहक थी। कुछ देर सुनने के बाद दीवार पर एक मंद पीली रोशनी दिखाई दी, मानो दरारों से चमकता हुआ कोई दीपक हो।
पत्थर के घर मूल रूप से अनियमित पत्थरों को एक साथ जोड़कर बनाए गए थे, जिसमें सीम पर मोटा के रूप में एक सफ़ेद प्रकार की राख का उपयोग किया गया था। समय के साथ राख का गिरना और दरारें बनाना सामान्य बात थी। अगर यह कोई और समय होता तो लिन शेन को ऐसी किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, लेकिन इस अंधेरे वातावरण में और इस विशेष स्थान पर उसे वास्तव में दरार से झांकने की इच्छा हुई कि पड़ोसी पत्थर के घर में रहने वाली महिला कैसी दिखती है। किसी की निजता में झांकना सही नहीं है, और चूंकि मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, इसलिए पकड़े जाने से मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। लिन शेन ने अपने दिमाग को स्थिर किया और न देखने का फैसला किया। हालांकि जायंट रिंग स्टार पर रातें बहुत ही शांत और बहुत भयंकर अंधेरी थीं, जिससे मंद चमकती रोशनी और भी अधिक आकर्षक हो गई। लिन शेन समझ नहीं पाया कि महिला क्या गुनगुना रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बहुत अच्छे मूड में थी। ऐसा लगता है कि उसका दिन बहुत अच्छा बीता और वह बहुत अच्छे मूड में है। मुझे आश्चर्य है कि उसने क्या पकड़ा। मैं बस उसके शिकार को देखूंगा। लिन शेन ने कुछ देर तक विरोध करने के बाद खुद से तर्क किया, लेकिन आखिरकार वह खुद को रोक नहीं सका। वह दीवार के पास गया और अपनी नज़र दरार के पास ले गया। दरार बहुत छोटी थी, मूंगफली के आकार की, जिससे लिन शेन के लिए देखने के लिए केवल एक छोटा सा छेद था। लिन शेन भाग्यशाली था, उसने तुरंत एक कमरे को मन पीले रंग की चमक से भरा हुआ देखा। एक महिला एक ऊंचे पत्थर पर बैठी थी, उसकी पीठ लिन शेन की ओर थी। वह ब्रश से अपने बालों को कंघी करते हुए एक अस्पष्ट गीत गुनगुना रही थी। क्योंकि वह केवल उसकी पीठ देख सकता था, वह ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाया, केवल इतना कि वह एक सफ़ेद स्पेगेटी स्ट्रैप लंबी पोशाक में एक महिला थी, इस तरह से बैठी थी कि उसके कूल्हे असाधारण रूप से गोल दिख रहे थे। उसके काले बाल झरने की तरह नीचे लटक रहे थे, और जैसे ही उसने ब्रश को उस पर रखा, कोई यह कल्पना करने से खुद को नहीं रोक सकता था कि अगर उसने ब्रश को छोड़ दिया तो वह सीधे नीचे सरक जाएगा। लिन शेन ने एक बार देखा और फिर अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा लीं और पत्थर पर वापस बैठ गया। वह बस थोड़ा जिज्ञासु था, असली पीपिंग टॉम नहीं। उसके लिए एक नज़र ही काफ़ी थी। महिला अच्छे मूड में लग रही थी, लगातार गुनगुना रही थी। लिन शेन ने कुछ देर तक सुना और बेवजह चिड़चिड़ा महसूस किया। चूंकि अब रात हो चुकी है और कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तो आइए कोशिश करें कि क्या यहाँ मैकेनिकल घड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लिन शेन ने अपनी मैकेनिकल घड़ी निकाली। ये सुनिश्चित नहीं था कि यह इस जगह पर काम करेगी या नहीं। उसके हाथ में पहले से ही एक जायंट रिंग स्टार टेलीपोर्टेशन घड़ी थी। क्या वह जायंट रिंग स्टार पर रहते हुए दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए दूसरी टेलीपोर्टेशन घड़ी का इस्तेमाल कर सकता है? यह एक और मामला था। लिन शेन ने इसे आजमाया, समय को बहुत कम सेट किया। टेलीपोर्ट स्विच दबाने के बाद उसकी आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया और उसने खुद को परिचित रेगिस्तान में पाया। चूंकि उसने जाने से पहले निर्देशांक निर्धारित कर लिए थे, इसलिए वह उसी स्थान पर वापस आ गया जहां से वह गया था। जमीन पर कई ग्रीन क्रिस्टल योद्धाओं के शव पड़े थे। बैकवोट 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 बैकवोट। अप्रत्याशित रूप से ग्रीन क्रिस्टल योद्धा की लाश के ऊपर मुट्ठी के आकार के लेडीबर्ड जैसे कई काले कीड़े रेंग रहे थे। ये काले कीड़े ग्रीन क्रिस्टल योद्धा की लाश पर दावत उड़ा रहे थे। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और हर लाश पर उनका झुंड उमड़ रहा था। ब्लू क्रिस्टल वॉरियर और पर्पल क्रिस्टल वॉरियर की लाशें भी ऐसी ही हालत में थीं, जो ऐसे कीड़ों से ढकी हुई थीं। लिन शेन ने जल्दी से रेड क्रिस्टल वॉरियर की लाश की ओर देखा, जिसे वह पिछली बार अपने साथ नहीं ले जा पाया था। सभी शव यहीं छोड़ दिए गए थे और लिन शेन ने समय मिलने पर म्यूटेंट योद्धाओं की लाशों को वापस लाने का इरादा किया था। करीब से निरीक्षण करने पर रेड क्रिस्टल वॉरियर की लाश पर उतने कीड़े नहीं थे, जबकि अन्य लाशें काले कीड़ों के घने ढेर से ढकी हुई थीं। रेड क्रिस्टल वॉरियर की लाश पर अप्रत्याशित रूप से लाल धारियों वाला सिर्फ एक काला कीड़ा था। यह अजीबोगरीब लाल धारियों वाला काला कीड़ा बहुत अजीब लग रहा था, बाकी पूरी तरह से ओब्सीडियन की तरह काले थे। कीड़े की पीठ पर लाल धारियां चमकते हुए लाल गर्म लोहे के तारों जैसी थीं, जो एक अमूर्त मानव चेहरे का पैटर्न बना रही थीं। पैटर्न कुछ हद तक प्राचीन नाटकीय चेहरे के रंग की याद दिलाता था, लेकिन सभी रेखाएं लाल थीं, जो इसे बहुत ही विचित्र रूप दे रही थीं। चूंकि लिन शेन अभी भी ग्रीन क्रिस्टल योद्धा की लाश से कुछ दूरी पर था, कीड़े व्यस्तता से शवों को खा रहे थे और उसे ध्यान नहीं आया। लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा, जल्दी से वहां नहीं गया, बल्कि धीरे धीरे लेट गया और चुपचाप कीड़ों को देखता रहा। कीड़े बहुत अधिक थे। ग्रीन क्रिस्टल योद्धाओं की लाशों पर हजारों की संख्या में कीड़े थे। प्रत्येक शरीर में कम से कम कई दर्जन कीड़े थे, जिनमें से कुछ में संभवतः 100 से अधिक कीड़े थे। यदि ये सभी कीड़े क्रिस्टल आधारित प्राणी थे, तो उनमें से दसियों हजार होंगे, और लिन शेन को नहीं पता था कि उनके पास क्या क्षमताएं हैं। यदि वे झुंड में हमला करते, तो लिन शेन को नहीं पता था कि वह उनसे निपट पाएगा या नहीं। मुख्य बात यह थी कि इन कीड़ों के पास लेडी बग्स की तरह पंख थे और वे उड़ने में सक्षम थे। इतने सारे कीड़े कहाँ से आए? लिन शेन उस समय ये समझ नहीं पाया। सौभाग्य से उसने थोड़े समय बाद टेलीपोर्टेशन होने के लिए सेट किया था, वह 1 घंटे में निकल जाएगा।
जब टेलीपोर्टेशन का समय करीब था तो वह अपने पालतू जानवरों को कुछ कीड़ों को मारने के लिए छोड़ सकता था ताकि देख सके कि वे क्या करने में सक्षम हैं। लिन शेन के दिमाग में गणना सही थी, लेकिन उसने कीड़ों की खपत की दर को कम करके आंका था। लगभग 15 मिनट में कीड़े पहले ही लाशों का एक बड़ा हिस्सा खा चुके थे। इस दर से सभी शवों को खाने में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का समय लगेगा। ब्लड फेस बग ने रेड क्रिस्टल योद्धा की लाश को लगभग खत्म कर दिया था, केवल अवशेष और स्क्रैप छोड़ दिया था। लिन शेन ने सहज रूप से पीछे हट गए ताकि कीड़ों द्वारा अपना भोजन समाप्त करने के बाद उन्हें खोजा न जा सके। जैसा कि लिन शेन ने सोचा था, ब्लड फेस बग को रेड क्रिस्टल योद्धा की लाश को पूरी तरह से खाने में केवल कुछ मिनट लगे, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। अन्य काले कीड़ों को सभी योद्धाओं के शरीर को खाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। सौभाग्य से मैं समय पर पहुंच गया, अन्यथा मुझे लगता कि कोई शवों को ले गया है। कौन अनुमान लगा सकता था कि उन्हें कीड़ों ने खा लिया होगा। जब लिन शेन ये सोच रहा था तो उसने एक भयानक दृश्य देखा।